हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 6 चैप्टर 51 रुद्राक्षी की शर्मिंदगी। रुद्राक्ष का साथ देना। रुद्राक्षी ने एक कदम आगे बढ़ाया और रूपाली के ठीक बगल में खड़ी हो गई। यहाँ दौड़ते हुए मत बताने आओ कि मैं कितनी बेरहम हूँ या मैं कितनी बेतुकी हूँ। मुझे बस इतना पता है कि अगर मेरे अपने के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो वह मेरे साथ खिलवाड़ करता है, इसलिए आगे से मेरी बहन से दूर रहना। रुद्राक्षी ने रूपाली का रिएक्शन देखने का भी इंतजार नहीं किया, वह बस भूमि और चली गई। रुद्राक्ष और शौर्य दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। रुद्राक्षी के बोलने के तरीके को सुनकर शौर्य खुद को हंसने से नहीं रोक सका। उसने रुद्राक्ष की ओर तिरछी नजर डाली और कहा, तुम्हारी लिटिल वाइफ काफी चरित्रवान है। रुद्राक्ष ने ठंडेपन से कहा, जिस मामले मैंने तुमसे जांच करने के लिए कहा था, क्या तुम्हें कुछ मिला? वह अभी भी नहीं जानता था कि जब वो पिछली बार कॉलेज में था तो उसकी हत्या के कोशिश के पीछे कौन था। जिस पर शौर्य अपने बालों में हाथ फेरकर तरी मारते हुए कहता है, उसके बारे में चिंता मत करो, तुम अभी भी जिंदा हो, है ना? शौर्य ने मजाक किया। इसके अलावा तुम्हारी पत्नी ब्यूटीफुल और यूनिक है। तुम दोनों अभी भी न्यूलीवेड्स हो, लेकिन बाद में तुम्हारा तलाक हो जाता है तो मैं तुम्हारी वाइफ का पीछा करूंगा। मुझे यकीन है कि तुम बुरा नहीं मानोगे, है ना? शौर्य की बात सुनकर रुद्राक्ष की टकटकी तेज हो गई। वही रुद्राक्ष शौर्य से कुछ फीट की दूरी पर खड़े आकाश, नकुल, विकी की हंसी निकल गई। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सर्द रखते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे कभी तुम्हारे कमरे में भेजूं? अचानक शौर्य को एहसास हुआ कि गलत है, मैं बस मजाक कर रहा था। रिलैक्स, शौर्य ने घबराई हुई हंसी के साथ इसे टाल दिया। वही आकाश, नकुल, विकी को भी डर का एहसास हुआ। अपनी पास की वायु सर्द और ठंडी महसूस होने लगी। रुद्राक्ष ने दूर देखा। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में तुम मजाक नहीं कर सकते। आखिर वह मेरी पत्नी है। उसकी आवाज लगभग उतनी ही सर्द थी जितनी उसकी आंखों में। शौर्य ने बार बार अपना सिर हिलाया, इस नाजुक सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हुए। उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, आह रुद्राक्षी, तुम वहां हो। रुद्राक्षी ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। वह दरवाजे पर खड़े इन दो आदमियों का सामना कर रही थी, जिनमें से एक को वह अच्छी तरह जानती थी। क्या आप परसों फ्री है? रुद्राक्षी ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। क्या वह उससे बात कर रहा था? उसने चारों ओर देखा और निष्कर्ष निकल कि हाँ, वह उससे ही बात कर रहा होगा। क्या वे एक दूसरे के जीवन में इंटरफेयर नहीं करने के लिए सहमत नहीं थी? क्या कुछ इम्पोर्टेंट है? रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। एक फैमिली डिनर, रुद्राक्षी ने तर्क ही जवाब दिया। कुछ दिन बाद मेरा फुटबॉल मैच कंपटीशन है, उसकी मुझे तैयारी करनी है। जिस पर शौर्य कहता है, मिस वंसल फुटबॉल कंपटीशन हटा दिया गया है। कहीं बच्चों को पढ़ाई में तकलीफ हो रही है। रुद्राक्षी माफी मांगते हुए कहती है, मिस्टर वंसल, मुझे माफ कीजिए, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। फुटबॉल मैच को नेशनल प्रतियोगिता में हटाने का प्लान अभी लिया गया था, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। ये बात रुद्राक्षी को समझ में आई। पहले रुद्राक्षी ने उससे वादा किया था कि जब तक वह बहुत ज्यादा अनरीजनेबल रिक्वेस्ट नहीं करता, वह सहयोग करने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, पता बता दो, मैं तुम्हें परसों शाम 5 बजे लेने आऊंगा। इसके साथ ही रुद्राक्ष मुड़कर चला गया। रुद्राक्षी भी जाने वाली थी, लेकिन रूपाली फिर से उसके पास आ गई। रुद्राक्षी, वेट प्लीज। रूपाली रुद्राक्षी के पास दौड़ी और उसे रोक लिया। मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ। रूपाली नहीं हटी। तुम्हारे और रुद्राक्ष के बीच क्या चल रहा है? उसने उन दोनों को अभी अभी बात करते हुए देखा था। रूपाली की आंखों में जेलेसी देखकर रुद्राक्षी मुस्कुरा दी। वह भूल गई थी कि रूपाली रुद्राक्ष से पापा की बर्थडे पार्टी में देखा, तब से बहुत प्यार करती थी। उसे बाद में बहुत पछतावा हुआ। उससे शादी न करने का कहकर
ये कई कारणों में से एक और कारण था कि रूपाली ने उसका तिरस्कार किया। रुद्राक्षी ने अपने चेहरे पर इविल मुखराते लाते हुए कहा, रुद्राक्ष वंसल मेरे हस्बैंड है और बहुत जल्द हम सगाई भी कर रहे हैं। रूपाली को पाश के लिए फेंक दिया गया था। बेशक वह उनकी सगाई के बारे में जानती थी, आखिर उसने ही तो फोर्स कर दादी को मनाया था जिसे वह इस शादी से बच सके। रुद्राक्ष के माइसोफोबिया के बारे बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी, इसलिए रूपाली को लगा कि उसका रुद्राक्ष की जिंदगी में आने का चांस है। उसने कभी भी रुद्राक्षी को साथ में नहीं देखा था। उसने सोचा, रुद्राक्ष का माइसोफोबिया अंधरोनी है और चाहे उन्होंने किसी को बिना बताए शादी कर ली हो, लेकिन वह एक दूसरे को छू नहीं सकते हैं। और क्या पता उस दिन आयशा द्वारा देखे गए मैरिज सर्टिफिकेट किसी और के हो। हाँ, यही होगा। लेकिन उसने अभी क्या सुना था, रुद्राक्ष ने उसे फैमिली डिनर पर इनवाइट किया था। रुद्राक्षी में बस अपने दिल में जलन को दबाते हुए रूपाली ने चाल बदल दी। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो। रुद्राक्ष को माइसोफोबिया और ओसीडी जैसी समस्या है और मैंने सुना है कि वो बंद दरवाजे के पीछे हिंसक व्यक्ति हो सकता है। जो लोग गलती से उसे छू लेते हैं, ज्यादातर लोग उनके हाथ या पैर काट लिए जाते हैं और मार दिए जाते हैं। प्लीज बी केयरफुल, तुम जो भी करो लेकिन उसके पास मत जाना। रुद्राक्षी मुस्करा रही थी। तुम्हें देखना चाहिए कि तुम क्या कह रही हो। रूपाली, हत्या एक अपराध है, लेकिन किसी के पीठ पीछे बुराई करना भी अपराध है। ये जानकर कि रूपाली रुद्राक्ष को पसंद करती है, रुद्राक्षी ने इसे रगड़ने का फैसला किया। और तुमने रुद्राक्ष के बारे में जो कहा वह सिर्फ एक अफवाह है। मैं इसके बारे में पहले ही जानती हूँ। जब मैं उसके साथ बिस्तर पर होती हूँ तो मुझे अच्छे से महसूस होता है कि वह एक ताकतवर व्यक्ति है और मुझे सैटिस्फाई करने में सक्षम है। मुझे डर है कि मैं आगे तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो तुम्हें अजीब लगेगा। रूपाली की आंखें फैल गई। तुम क्या कह रही हो? क्या रुद्राक्ष ने तुम्हें छुआ है? ये कैसे हो सकता है? वेल, रुद्राक्षी ने शांति से जवाब दिया। उसकी आंखें आकर्षण से भरी थी। एक रात थी, वह बहुत एक्साइटेड था। उसने कहा कि उसने क्या कहा? रूपाली ने पूछा। रुद्राक्षी ने रूपाली पर नजर डाली और देखते हुए कि रूपाली अब अपनी जेलेसी नहीं छुपा पा रही है, रुद्राक्षी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने कहा कि वह मेरी बाहों में मरना चाहता है। इन शब्दों के झटके ने रूपाली को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया। इस पूरे समय में रुद्राक्ष और शौर्य और उसके असिस्टेंट और विकी नकुल दूर से बातचीत को सुन रहे थे। शौर्य इसे और ज्यादा समय तक नहीं रोक सका और अंत में उसने एक बड़ी हंसी निकाली। रुद्राक्षी और रूपाली की अटेंशन खींचने के लिए ये काफी जोर से थी और वे दो आदमियों को देखने के लिए मुड़े। रुद्राक्षी इस हंसी को जानती थी। ये रुद्राक्ष के बगल में खड़े आदमी की थी। उसकी गर्दन अकड़ गई। रुद्राक्षी की मुस्कान ने उसकी शर्मिंदगी को पूरी तरह से छुपाया नहीं। उसके सामने रूपाली शर्म से शर्मा गई और बोली, हेलो रुद्राक्ष। रुद्राक्षी ने सोचा कि उसने रूपाली को उसके और रुद्राक्ष के बारे में क्या बताया था। रुद्राक्ष की आंखों में देखकर उसे बहुत शर्म आ रही थी। रुद्राक्ष नाराज नहीं दिखा, बल्कि उसके एक्सप्रेशन सीरियस थे। वह रुद्राक्षी के पास गया। ये देखकर कि रुद्राक्ष आ रहा है, रूपाली का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने रुद्राक्ष को उम्मीद से देखा। गहराई से वह उम्मीद कर रही थी कि रुद्राक्षी ने उसके बारे में जो कुछ कहा था उसे वह नकार देगी। सबसे पहले वह इस विचार से गुस्सा थी कि रुद्राक्ष और रुद्राक्षी एक साथ बिस्तर पर थे, लेकिन जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती उतना ही इम्पॉसिबल लगने लगा। वह दोनों ही जानते थे कि उनके बीच का रिश्ता कैसा है। रुद्राक्षी रूपाली को नजरअंदाज करते हुए रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी का नाम बोला। उसकी आवाज ने रुद्राक्षी के रोंगटे खड़े कर दिए। वह मुश्किल से शर्मिंदगी का सामना कर सकी। हे रुद्राक्ष।
अब भी वह उसकी ओर देखना सहन नहीं कर पा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने रुद्राक्ष के बारे में झूठ बोला था। लेकिन फिर रुद्राक्ष ने कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो उन्हें बता देना। रूपाली दंग होकर वही खड़ी रही, जो उसने अभी अभी सुना था। उसे प्रोसेस कर रही थी। रुद्राक्षी, तुम और रुद्राक्ष? हाँ, वह मेरी वाइफ है। क्या आपको उस पर दिक्कत है? रुद्राक्ष ने जो कहा था उसके बावजूद उसकी टकटकी अभी भी दूर और अलग थी। जब उसे पता चला कि रुद्राक्ष ने अपने बारे में मनगढ़ंत कहानी सुनी है, तो रुद्राक्षी को अजीब और शर्म महसूस हुई। लेकिन चार इंसान आंखें फाड़े रुद्राक्ष को घूर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उनके साथ थोड़े देर खड़ा इंसान, क्या वही है जो अपनी लिटिल वाइफ की मनगढ़ंत कहानी में साथ दे रहा है? चैप्टर 52। रुद्राक्ष के पास है रेहान का कॉल। आपकी वाइफ, आपकी डियर वाइफ। रूपाली ने अवचेतन रूप से अपना सिर हिलाया। वह खुद को और ज्यादा दबाने से रोक नहीं सकी। वह गुस्से और जलन की मिली-जुली भावनाओं से भर गई। उसने रुद्राक्षी से सवाल किया, ये जानते हुए कि उनकी शादी पहले ही हो चुकी है। रुद्राक्षी, तुम्हारी और रुद्राक्ष की शादी कब हुई और मैंने इस बारे में क्यों नहीं सुना? रुद्राक्षी अभी अपनी शर्मिंदगी से उबर रही थी, लेकिन जब उसने रूपाली का सवाल सुना तो उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। मुझे क्या करना चाहिए? अपनी शादी होने पर तुम्हें रिपोर्ट दूं? रूपाली को अपने रिएक्शन का एहसास हुआ कि वह गलत तरीका अपना रही थी। जब उसने फिर से बात की तो उसकी आवाज और ज्यादा कोमल थी। मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि तुम लोगों ने वेडिंग सेरेमनी क्यों नहीं रखी और तुमने दादी और दादा को भी नहीं बताया। रुद्राक्षी जब देखती है कि सब कुछ जाने के बाद भी इतने अच्छी तरह से रूपाली अनजान बने का नाटक कर रही है, तो उसे चिढ़ महसूस हुई। मैं उन्हें क्यों बताऊं? मेरी शादी से उनका क्या लेना देना? रुद्राक्षी का अपनी दादी के साथ रिश्ता पहले से ही बेकार थे, इसलिए उसने उसके बारे में इस तरह बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। फैक्ट यह है कि रुद्राक्षी और रुद्राक्ष शादीशुदा थे। ये सब रूपाली के दिमाग में था और उसने रुद्राक्ष पर कई नजरें चुराई। वह उम्मीद कर रही थी कि रुद्राक्ष कम से कम एक्सप्लेन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वह उसे देख ही नहीं रहा है। बिना उसकी जानकारी के रुद्राक्ष और रुद्राक्षी की शादी कैसे हो गई और उन दोनों के बीच वो सब भी हुआ। रूपाली ने सोचा कि वह जलन से पागल हो जाएगी, लेकिन उस पल उसने देखा कि रुद्राक्षी से रुद्राक्ष कितनी दूर खड़ा है और वह चीजों को फिर से सोचने लगी। रुद्राक्षी झूठ बोल रही थी। रूपाली ने जल्द ही सोचा कि अफवाहें ही सच है। इस एंगल से सोचने के बाद कि रुद्राक्ष का रिश्ता शुरू से ही उसके लिए था, लेकिन उसने अफवाहों पर यकीन कर इतना हैंडसम इंसान को किसी और को सौंप दिया। लेकिन ये सोचने के बाद कि रुद्राक्षी के कहे गए शब्द झूठे हैं, उसने राहत की सांस ले पाती। उसने नीचे देखा और देखा कि रुद्राक्ष का हाथ रुद्राक्षी की पतली कमर पर है। रूपाली की आंखें लगभग बाहर निकल आने के लिए तैयार लग रही थी। रुद्राक्ष की उंगलियां रुद्राक्षी की कमर को सहला रही थी, जिसे रुद्राक्षी हल्का सा चिहुक जाती है। उसे रुद्राक्ष के इस एक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह क्या देख रही थी? ये बिल्कुल मुमकिन है। फिर एक बार रूपाली को अपनी ही सोच ने मात दे दी और उसका चेहरा काला पड़ गया। रुद्राक्षी ने उसके साथ कोई चाल नहीं चली है। रुद्राक्ष जिसे चाहता है, जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। रुद्राक्षी अकेली नहीं थी जो कि सदमे में थी। उसके पीछे चार इंसान भी थे। शौर्य का तो लगभग जबड़ा ही नीचे गिर गया। उसने भी ये देखा। रूपाली के वहां से चले जाने के बाद रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की कमर को छोड़ा। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को सॉरी बोला, लेकिन वह सॉरी सिर्फ दिखावटी था। उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसे उसकी मनगढ़ंत कहानी से कितनी भी तकलीफ हो। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखा और उसने अपनी और रुद्राक्षी की पहली मुलाकात के बारे में सोचा। जैसा शौर्य ने रुद्राक्षी के बारे में कहा था, सुंदर और यूनिक। रुद्राक्ष ने सोचा कि जब पहली बार मुलाकात हुई तो रुद्राक्षी वह कितनी कोमल और लेडी लाइक लग रही थी।
लेकिन ये सब एक चेहरे पर लगाया गया मास्क था। रिंग में उसकी बेरहमी उसके असलियत के काफी करीब थी। ये सोचते हुए रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं तुम्हारी इतनी मदद करने में सक्षम हूं। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की बातों पर निराश दिखने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी रुद्राक्ष का फोन रिंग होने लगा। रुद्राक्ष ने जब ये देखा, ये फोन किसका है, उसकी आंखों की तोरियां ऊपर चढ़ गई। उसने जल्द ही रुद्राक्षी को वहां पर अकेला छोड़ दिया और अपनी गाड़ी में चला गया। रुद्राक्षी को उसके अचानक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। रुद्राक्ष ने अपनी वीबीएम कार्ड में फोन उठाया और अपनी सर्द आवाज में बोला, बोलो तुमने किस लिए फोन किया था। ये रेहान था। रेहान ने जल्दी से बोला, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपने रुद्राक्षी के पिछले 2 मैचों के लिए क्या आपने रिक्वेस्ट की थी कि उसका मैचअप किसी स्पेसिफिक ओपोनेंट से किया जाए। एक स्पेसिफिक ओपोनेंट रुद्राक्ष ने कार के फ्रंट व्यू से जाती हुई रुद्राक्षी की ओर देखा, जहां पीछे से रुद्राक्षी एक एलिगेंट महिला जैसी दिख रही थी। रुद्राक्ष ने कोल्ड सर्द आवाज में कहा, नेशनल फाइटिंग कंपटीशन में छेड़छाड़ सख्त वर्जित है। तुम मुझे क्या समझ रहे हो। आपने सच में उसकी मदद नहीं की। रेहान हैरान था। आखिर वह इंसान रुद्राक्ष नहीं था, फिर किसने रुद्राक्षी की मदद की। आखिर एक ही बार 2 बार रिया का रुद्राक्षी के साथ मैचअप होना इम्पॉसिबल है। रिया के जाह्नवी को हराने से पहले उसकी और रुद्राक्षी की एक बार भी बराबरी नहीं हुई थी, लेकिन उसके ठीक बाद उन्हें अगले 2 राउंड में एक साथ रखा गया। वह कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यह केवल इत्तेफाक था। रुद्राक्ष ने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई थी। रेहान रुद्राक्ष को अच्छे से जानता है कि रुद्राक्ष कभी भी झूठ नहीं बोलता है। वही रुद्राक्ष ने जैसे ही रेहान की बात सुनी, उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने रेहान से पूछा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। उसकी आवाज धीमी और कानों को लुभाने वाली थी। हालांकि रेहान ने सच बताने से परहेज कर दिया और कहा, यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। रुद्राक्ष ने हम में जवाब दिया और फोन रख दिया। उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने तुरंत ही कार को रोकने का आदेश दिया, जिसे शौर्य चौंक गया। आखिर क्या वह उसके मजाक के लिए उसे गाड़ी से बाहर फेंकना चाहता है। लेकिन तभी शौर्य की उत्पटांग सोच से अलग रुद्राक्ष ने अपने असिस्टेंट आकाश को रुद्राक्षी को उसके हॉस्टल छोड़कर आने का आदेश दिया और रुद्राक्षी के सभी मैचों की वीडियो लाने को कहा। आकाश ने जल्द ही रुद्राक्ष के ऑर्डर का पालन किया। रुद्राक्ष एक पल के लिए रुका, फिर उसने सोचा कि रेहान ने क्या कहा था। रिया नाम की एक और लड़की है, मुझे उसके मैच के वीडियो भी चाहिए। शर्मा मैंशन में रूपाली दादी से बातें करते हुए कह रही थी, दादी रुद्राक्षी हमें दुश्मन समझती है। उसने हमें धमकी दी कि अगली बार ऐसा हाल ही उनका भी होगा जो रिया का हुआ है। वह इतनी क्रूएल कैसे हो सकती है। दादी वह बार बार हमें सबके सामने गिराती है, ये कहकर कि वह उनके पापा के पैसों पर पल रही है। यहाँ तक कि उसने धमकी भी दी कि वह बहुत जल्द इस घर से हमें बाहर फेंकवा देंगी। रूपाली की बात सुनकर पृथ्वी दोनों ही बहुत गुस्से में आ गए। लगता है उस पिद्दी सी लड़की की बहुत हिम्मत बढ़ गई है। ये वो भूल गई है कि हम भी शर्मा फैमिली के बेस्ट डॉक्टर के साथ लड़ाकू है। उसके बाप ने कभी भी इस घर को रोशन नहीं किया। क्या उसकी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई। मंजा और रूपेंद्र बहुत गुस्से में दिख रहे थे। रूपाली ने पृथ्वी के सामने अच्छा बने के लिए कहा, माँ डैडी उस पर इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। उसने जो कहा वह अपने फ्रेंड के प्यार के लोभ में कहा था। पृथ्वी ने गुस्से से कहा, उसने जो कहा उसके लिए कोई बहाना नहीं। उस लड़की के पंख निकल आए हैं। उसकी शादी सिंघानिया परिवार में जो हो गई है, उसने पार्टी में भी हम लोगों को उसे मिलने नहीं दिया। मैं सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही ये सब जान पाई हूँ। अगर वह लड़की भूल गई है कि मैं उसके पिता की माँ हूँ, उसे याद दिलाने की जरूरत है। पृथ्वी भी गुस्से में थे।
अमरजीत को बुलाओ और उससे कहो कि वह अपनी अपमानजनक बेटी को यहाँ लाए। मैं उसे ठीक कर दूंगा। क्या उसे लगता है कि रुद्राक्ष से शादी करने के बाद अब वह जो चाहे कर सकती है? ये देखकर कि दादा दादी कितने नाखुश थे, रूपाली को उन्हें खुश करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे वह सामने लाने से खुद को रोक नहीं पाए। दादाजी, इतनी जल्दबाजी मत करो। आखिरकार शर्मा परिवार के रहने का खर्च अमरजीत अंकल ही काफी हद तक कवर करते हैं। उसे यह नहीं कहना चाहिए था। जैसे ही यह उसके मुंह से निकला, उसके दादा दादी का गुस्सा और तेज हो गया। ये बकवास है। वह मेरा बेटा है। उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह मेरी वजह से है। इसके अलावा शर्मा कॉर्पोरेशन भी हमारा है। अगर मैंने उसे शुरुआत में स्टार्टअप फंडिंग नहीं दी जाती तो वह अब एक लो लाइफ डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं था। शर्मा कॉर्पोरेशन के जिक्र पर मंजा राजेंद्र थोड़ा शांत हो गए। पृथ्वा कहते हैं, चलो राजेंद्र और मंजा के साथ बात करते हैं। ये समय है कि किसी नए व्यक्ति को शर्मा कॉर्पोरेशन का इंचार्ज बनाया जाए। राजेंद्र और मंजा रूपाली आयशा के माता पिता थे। मंजा और पृथ्वी एक ही शहर से थी, इसलिए पृथ्वी हमेशा अपनी बहू का खास ख्याल रखती थी। दादाजी, क्या आपको यकीन है कि शर्मा कॉर्पोरेशन को अमरजीत अंकल हमें देंगे? रूपाली के शब्दों ने सभी के होठों की मुस्कान को जमा दिया। लेकिन जल्द ही पृथ्वा ने कहा, रूपाली, बेशक शर्मा कॉर्पोरेशन पूरे परिवार से रिलेटेड है, न कि खाली अमरजीत से। उस पर सबका हक है। अपने पति के मुंह से अपने बड़े बेटे राजेंद्र को कंपनी का हेड बनाने की योजना को सुनकर पृथ्वी खुश दिखी। मंजा और राजेंद्र दोनों कैपेबल लोग हैं। उनके लीड में कंपनी अच्छे हाथों में होगी। अब जब मामला सुलझा हुआ लग रहा था, पृथ्वी रुद्राक्षी की हालिया हरकतों के टॉपिक पर लौट आए। उसने रूपाली से पूछा, क्या उसने तुम दोनों को इतनी बुरी तरह से धमकाया? जिस पर रूपाली थोड़ी देर झिझकी और कहा, उसने फाइटिंग कंपटीशन में रिया को हराया, बल्कि उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया। क्या? पृथ्वी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने किसे हराया? रिया और रूपाली गहरे दोस्त थे। रिया कई बार रूपाली के साथ घूमने आई थी। इस वजह से पृथ्वा और पृथ्वी दोनों उससे पहले मिल चुके थे और वे जानते थे कि वह कितनी मजबूत फाइटर है। जब रूपाली ने उन्हें बताया कि उसने रिया को हरा दिया है, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। रूपाली ने उनसे ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद की। उसने मेन डिटेल छोड़ने का फैसला। जब रिया और मैं एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे तो रिया को एक चोट लगी। ये काफी सीरियस लग रही थी। उसके दादा दादी ने उसकी बात मानी। उनका अविश्वास कम हो गया और उनके चेहरे की मांसपेशियां शिथिल हो गई। कुछ देर बाद रूम में मंजा शोकर्ड और चिंतित भरी आवाज में कहती है, बेटा, तुम दोनों को डबल मेहनत करने की जरूरत है। उस रुद्राक्षी को हराना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारे दादा दादी की सोच न बदल जाए और कहीं वह अमरजीत की साइट नहीं हो जाए। जिस पर रूपाली कहती है, माँ, वो रुद्राक्षी मुझे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती है। और देखना, बहुत जल्द वंसल परिवार की प्रॉपर्टी भी मेरी होगी। आखिरकार रेहान भी उसी घर का बेटा है। मंजा रूपाली की तरफ एविल स्माइल करते हुए कहती है, तुम पहले से ही बहुत समझदार है। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बस इस आयशा बेवकूफ है। बस ये रस्तोगी फैमिली की बात यहाँ तक न पहुँचे, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या रुद्राक्ष जान पाएगा अपनी बीबी के इस तरह लड़ने का तरीका? और क्या होगा आगे इनकी लाइफ में? चैप्टर 53 अमरजीत रुद्राक्षी का शर्मा मेंशन जाना। उस शाम रूपाली ने अपनी ट्रेनिंग पर बहुत मेहनत की थी। रुद्राक्षी की शो स्पॉट परफॉर्मेंस ने उसे नर्वस कर दिया था। रूपाली कभी भी रुद्राक्षी को जीतने नहीं दे सकती थी और न ही वह रूपाली कभी भी इस बात को सहन नहीं कर सकती थी कि वह कभी रुद्राक्षी से हारे या दोनों में टाई हो। वह रुद्राक्षी को ऐसे ही कुचलना चाहती थी जिस तरह रुद्राक्षी ने रिया को कुचला। रिया के मैच का ख्याल आते ही उसकी ट्रेंडिंग और कठिन हो गई। रुद्राक्षी इस बात से बेखबर थी कि उसके दादा दादी के घर पर क्या चल रहा है।
उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उसके फोन पर उसके पिता का फोन आया था। वह अक्षय के घर पर थी। रुद्राक्षी ने अक्षय की तरफ एक तस्वीर फेंकी। अक्षय ने इसे उठाया और इसे देखा। ये जाह्नवी चारू की फोटो थी। अक्षय सी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्किल्स टॉप स्टूडेंट को सिखाने जा रहा था। आखिर वह जानता था कि यह कौन है। अक्षय पहले भी इन दोनों से मिल चुका था। रुद्राक्षी, तुम मुझे लिटिल सिस्टर और इस चुड़ैल की फोटो क्यों दे रही हो? मेरा मतलब चुड़ैल नहीं, पर इसकी हरकतें ऐसी है। रुद्राक्षी ने अपनी आईब्रो उठाए। ओह, तो तुम रेहान को चुनना चाहते हो? यह मजेदार है, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारी नजर रूपाली पर भी गई थी। रेहान रूपाली? अक्षय ने भौहें चढ़ाई। किसने कहा? रूपाली हमेशा परफ्यूम लगाती है और बहुत दिखावटी है, और रेहान दिखता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अलग है। मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लगे, शायद तुम्हारी हस्बैंड के भाई होने की वजह से। रेहान के बारे में सुनकर रुद्राक्षी का मुंह कड़वाहट और नफरत भरी नजरों से भर आया। उसने अक्षय से बोला, क्या तुम 3 स्टूडेंट को नहीं सिखा सकते? अक्षय ने एक बार सोचा और कहा, हाँ, क्योंकि मैंने भी एक स्टूडेंट के बारे में सोच रखा है। जिस पर रुद्राक्षी अक्षय की तरफ देखने लगती है, जैसे जाना चाहती हो कि वह स्टूडेंट कौन है। अक्षय अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, वह आरुष है, मिस्टर रॉय का बेटा है। रुद्राक्षी आरुष का नाम सुनकर कुछ सोचते हुए कहती है, आरुष एक टॉप स्टूडेंट की लिस्ट में आता है और तुम 3 स्टूडेंट को सिखा सकते हो। जिस पर अक्षय कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, मैं उन तीनों को ही सिखा सकता हूँ। आरुष एक अच्छा स्टूडेंट था और जाहिर तौर पर अक्षय ने आरुष पर अपनी नजरें पहले ही सेट कर ली थी। रुद्राक्षी ये सोचकर खुश हुई कि अगर रूपाली को पता चला कि वास्तव में अक्षय उसके बारे में कैसा महसूस करता है, वो लगभग अपना दिमाग खो देगी। तभी रुद्राक्षी का फोन रिंग होता है। ये राज था, अमरजीत का दिलाइव। ये देख, रुद्राक्षी ने फोन उठाया। हेलो बॉस, शर्मा मेंशन गए हैं। मिस्टर पृथ्वी का फोन आया था। उन्होंने तुम दोनों को बुलाया था, इसलिए तुमको वहां जाना पसंद नहीं, इसलिए बॉस अकेले ही चले गए। रुद्राक्षी का चेहरा ठंडा पड़ गया। पापा को जाने नहीं देना, मैं जल्द ही आ रही हूँ। उस रात अमरजीत को उसके माता पिता का फोन आया। सारी शाम झिझकने के बाद उसने आखिरकार उनके घर अकेले जाने का फैसला किया। उन्होंने रुद्राक्षी से वादा किया था कि वह उसे अब वहां नहीं ले जाएगा। अमरजीत लिविंग रूम में आए और देखा कि रुद्राक्षी सोफे पर बैठी है। रुद्राक्षी को देख अमरजीत चौंक और खुश दोनों ही हो जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? रुद्राक्षी ने अपने पिता के जाने से पहले ही उनकी शर्त पकड़ ली। अमरजीत इससे पहले जवाब दे पाता, रामू काका ने कहा। अमरजीत, तुम्हारी दादी के घर जा रहे हैं। अमरजीत को तुम्हारी दादी ने आज रात बुलाया। अमरजीत गुस्से से काका पर चिल्लाया, काका आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपके पेट में दर्द नहीं होता है? वह रुद्राक्षी ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पापा क्या आप मुझे सच नहीं बताना चाहते थे? जिस पर अमरजीत कहता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हें वहां पर जाना पसंद नहीं है ना? रुद्राक्षी ने अपने पिता की बात का जवाब देते हुए कहा, पापा इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे वे पसंद नहीं है, लेकिन आप वहां जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। जब पृथ्वी ने अपने बेटे को फोन किया था तो उसने कहा कि वह रुद्राक्षी को अपने साथ ले आए, लेकिन अमरजीत नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को उनके नाटक से निपटना पड़े। वह चाहते थे कि वह घर पर रहे। रुद्राक्षी अपने पिता को खोया हुआ देख अपना अप्रोच बदलने का फैसला किया। पिछली बार दादी से बात करके मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे अपने साथ ले चलो और मैं उनसे माफी मांग लूंगी। उम्मीद है वह बीती बातों को भूल जाएगी। अपनी बेटी और मां के बीच का टेस्टी रिलेशनशिप अमरजीत के लिए बड़ा सिरदर्द था, इसलिए जब उसने रुद्राक्षी को ये कहते सुना तो वह तुरंत मान गए। ठीक है, तुम आ सकती हो। जब वह पृथ्वी के घर पहुंचे तो नौकरानी उन्हें अंदर ले गई। लिविंग रूम में कोई नहीं था।
मेरे माता पिता कहाँ हैं? अमरजीत ने पूछा। उन्होंने कहा कि आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ सकता है, वे अभी ऊपर आराम कर रहे हैं, नौकरानी ने जवाब दिया। रुद्राक्षी इम्प्रेस नहीं हुई। उसके दादा दादी ने मांग की कि उसके पिता आ जाए, और जबकि वह और उसके पिता यहाँ थे, वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या उसके दादा दादी उन्हें खड़ा कर रहे थे या वे सिर्फ ताकत दिखा रहे थे? वेल, फैक्ट यह है कि उसके पिता आने के लिए तैयार हो गए हो, इससे पहले ही उन्हें कॉन्फिडेंस महसूस हुआ है। रुद्राक्षी ने कहा, पापा, क्योंकि दादी और दादाजी आराम कर रहे हैं। चलो घर चलते हैं। चैप्टर 54 अमरजीत कागजी कार्रवाई करो और शर्मा कॉर्पोरेशन को मंजा और राजेंद्र को दर्दू। रुद्राक्षी की बात सुनकर अमरजीत फिर से दुविधा में पड़ गया। लेकिन रुद्राक्षी, क्या आप भूल गए कि आप कल बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे हैं? रुद्राक्षी ने पूछा। ऐसा लगता है कि दादी और दादाजी पहले से ही थके हुए हैं, तो चलिए फिर कभी आते हैं। जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, पृथ्वी की आवाज ऊपर से नीचे गरजती हुई आई। अच्छा, तुम क्या जानती हो? ऐसा लगता है जैसे रुद्राक्षी दिन ब दिन और बेशर्म होती जा रही है। अब वह बैठ भी नहीं सकती और कुछ देर रुक भी नहीं सकती। दादी, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप बस छोटी सी झपकी ले रही है? मैंने सोचा था आप कम से कम कुछ घंटे सोने के लिए लेगी। रुद्राक्षी ने नकली मुस्कान डाली और उसका रवैया बहुत पोलाइट था। कोई उसकी गलती नहीं निकाल सकता था, लेकिन उसके शब्द सरकसम से भरे थे। पृथ्वी सूंघी और अपने पति के साथ सीढ़ियों से नीचे आई। अमरजीत अपनी माँ के पास गया और उसे बाह से सहारा दिया। माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया है? पृथ्वी ने उस पर नजर डाली और एक मीनिंगफुल हंसी निकाली। कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे तुमसे पूछना है। अमरजीत हैरान थे। ये पहली बार था जब पृथ्वी ने उसके साथ कोमल लहजे का इस्तेमाल किया था। उसने सोचा कि उसकी माँ उसके साथ इतनी कोमल इसलिए थी क्योंकि वह जान गई थी उसकी बेटी रुद्राक्षी ने देश के टॉप 20 फाइटर में से एक को हराया था। माँ, क्या आपने रुद्राक्षी का मैच देखा? मैं बिजी हूँ, मैं ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं हूँ। पृथ्वी ने अपने जवाब से उसे चुप करा दिया। अमरजीत ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी खुशी लगभग गायब हो गई। उसने पछताते हुए अपनी बेटी की ओर देखा। उसे अपने साथ लाने के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। रुद्राक्षी का मैच देखने का मूड नहीं, और फिर भी उसके पिता रूपाली और आयशा के हर मैच को बिना चुके देखते थे। लिविंग रूम में पृथ्वा और पृथ्वी मैन सीट पर बैठे। अमरजीत और रुद्राक्षी दूर बैठे। यह उनके परिवार का नियम था। रुद्राक्षी ने अपने दादा और दादी की तरफ दिलचस्पी से देखा। वो जानना चाहती थी कि आखिर वह क्या करना चाहते हैं। रूपाली ने कहा कि रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष वंसल से शादी कर ली है। क्या ये सच है? पृथ्वी ने रुद्राक्षी को एक ठंडी तिरस्कार नजरों से देखा। रुद्राक्षी इस बात से हैरान थी कि उन्होंने इस मामले के लिए उसके पिता और उसे यहाँ बुलाया था। इससे पहले कि अमरजीत जवाब दे पाता, वह मुस्कुराए और बोली, दादी, मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतनी जल्दी पता लगा ले लेंगी। ऐसा लगता है कि रूपाली कोई राज नहीं रख सकती। उसके जवाब ने पृथ्वी को नाराज कर दिया। तुम इसे कब तक गुप्त रखने का सोच रही थी कि तुम मुझे और अपने दादाजी को क्या समझती हो? हमें यह भी नहीं पता था कि हमारी पोती की शादी हो गई है। इसके बाद पृथ्वी ने अपना हाथ टेबल पर पटक दिया। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम तुम्हारे दादा दादी हैं? क्या तुम ये भी जानती हो कि तुम परिवार का हिस्सा हो? ये सच था कि यह उनकी गलती थी। इसलिए अमरजीत ने पृथ्वी की बातों का खंडन करने की हिम्मत नहीं की और उसे खुश करना चाहता था। एक बार फिर रुद्राक्षी ने अमरजीत के बोलने से पहले ही बोल पड़ी, तो आप जानती हैं कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। लेकिन दादी, आप भूल गई है, वो आप ही थी जिसने मुझे रुद्राक्ष वंसल से शादी करने के लिए फोर्स किया था, और उसके बाद आपने ही कहा था कि मुझे आपको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इस घर का सदस्य हूं। लेकिन अब लगता है दादी आप खुश नहीं है। मेरी शादी रुद्राक्ष से होने से वरना आप याद रखती
जब पापा ने बर्थडे पार्टी में रुद्राक्ष को अपना जमाई बनाकर इंट्रोडक्स करवाया। रुद्राक्षी ने नकली मुस्कान दी। मैंने सोचा था कि आप केवल रूपाली और आयशा को अपने पोती के रूप में देखती है। रुद्राक्षी अंत में पृथ्वा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और चिल्लाया, देखो तुम अपनी दादी से कैसे बात करती हो। रुद्राक्षी बिल्कुल भी नहीं डरी। उसकी बड़ी और चमकीली आंखों ने मासूमियत से कहा, क्या मैं गलत हूं? आप रूपाली और आयशा के किसी भी मैच को मिस नहीं करती, लेकिन जब मेरा आया आपने कहा कि आप मूड में नहीं थी, आपको मुझ में दिलचस्पी नहीं है। आप परवाह क्यों करते हैं कि मैं किससे शादी कर रही हूं? मैं बहुत डरपोक हूं। मैं आपका कीमती समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करूंगी। अगर आपके पास इस बारे में चिंता करने का समय है कि मैं किससे शादी कर रही हूं, तो आप इसके बजाय एक लंबी झपकी क्यों नहीं लेते? रुद्राक्षी के सरकास्टिक ताने दोनों सुने। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह अपने दादा दादी के बारे में चिंतित थी, लेकिन वह उनका मजाक उड़ा रही थी। वे उसे पोती के रूप में नहीं मानते हैं और उससे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वे उन्हें देवताओं की तरह माने। ये शब्द अमरजीत के दिल को चुभ गए। वह रुद्राक्षी को रोकना चाहता था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उसने चुप रहने का फैसला किया। पृथ्वा और पृथ्वी गुस्से में थे। वे परिवार में अंतिम फैसला लेते थे। सभी को उनकी आज्ञा सुननी थी। रुद्राक्षी के खंडन ने उन्हें नाराज कर दिया। हालांकि उसने जो कहा वह सच था। पृथ्वी इतनी गुस्से में थी कि उसके होंठ कांपने लगे। अंत में उसने कहा, तुम्हारी जुबान तेज है। आपकी तारीफ के लिए थैंक्स दादी, मैं गुड टॉकर हूं। पृथ्वी ने गुस्से से हाथ हिलाया। रूपाली और आयशा हमारे परिवार की उम्मीद है। उनके पास नेशनल फाइटिंग कंपटीशन जीतने और यहां तक कि दुनिया में टॉप 10 में शामिल होने का सबसे बड़ा मौका है। हमें उन पर ज्यादा ध्यान देने में क्या हर्ज है? दूसरी और तुम, पृथ्वी ने खिल्ली उड़ाई, बस हमें शर्मिंदा मत करो। पृथ्वी बहुत दूर चले गई थी, यहां तक कि अमरजीत भी यह कहने में मदद नहीं कर सका। माँ, क्या आपने हमें रुद्राक्षी को अपमानित करने के लिए यहाँ आने के लिए कहा था? वह आपकी पोती है। उसने पहले ही रिया को हरा दिया था। वह लड़ने में बहुत टैलेंटेड है। वह बस क्या टैलेंट, वह सिर्फ लकी थी। रूपाली ने मुझे बताया कि रिया कंपटीशन से पहले गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रुद्राक्षी ने अपनी आईब्रो उठाए। रिया गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रुद्राक्षी ने अपने हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया। एक चार्मिंग मुस्कान के साथ उसने कहा, दादी, अगर आपने हमें केवल लेक्चर देने के लिए यहाँ आने के लिए कहा है, तो आप इसे छोड़ सकती है। आप रूपाली और आयशा के बारे इतना सोचती है, तो बेहतर होगा कि आप प्रार्थना करें कि हम कंपटीशन में आपस में ना भिड़े, नहीं तो मैं आपकी उम्मीदों को जरूर खत्म कर दूंगी। पृथ्वी को लगा कि रुद्राक्षी जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है। मुझे डर है कि तुम ऐसा करने के लिए काफी मजबूत नहीं हो। सिर्फ इसलिए कॉन्फिडेंस मत हो क्योंकि तुमने एक मैच जीता है। तुम कभी भी रूपाली और आयशा के साथ तुलना नहीं कर सकती। रुद्राक्षी ने पृथ्वी को देखा जैसे वह किसी विदूषक को देख रही हो। रुद्राक्षी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, चलो इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं। पृथ्वी बता सकती थी कि उसकी सबसे बड़ी पोती देहात में पली बड़ी थी। उसके पास कोई मैनर नहीं थे। उसकी जीभ अविश्वसनीय रूप से तेज थी। पृथ्वी ने उससे बहस करने में समय बर्बाद नहीं किया। पृथ्वा को यह ढूंढ करना पसंद था कि वह परिवार का मुखिया है, लेकिन वह सब दिखावे के लिए था। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें करने दी। ये देखकर कि वह बात से आगे बढ़ रही थी, उसने अपना गला साफ किया। पृथ्वी को याद आया कि हाथ में कुछ और इम्पोर्टेंट था। उदास चेहरे के साथ उसने अमरजीत से कहा, राजेंद्र और मंजा जल्द ही वापस आ रहे हैं। ट्रांसफर के लिए कागजी कार्रवाई तैयार करो। जब राजेंद्र वापस आए तो उसे शर्मा कॉर्पोरेशन को अपने कब्जे में लेने दो। वह इतनी सच्ची लग रही थी कि अमरजीत अवाक रह गया। जैसे ही वह मना करने वाला था, उसकी बेटी एक बार फिर उसके आगे आ गई। रुद्राक्षी हंस पड़ी। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे उसने कहा, दादी, आप किस बारे में बात कर रही है? क्या शर्मा कॉर्पोरेशन आपका है?
हमें चाचा को ये क्यों देना चाहिए? शर्मा कॉर्पोरेशन मेरे पिता की कंपनी है। यहाँ तक कि अगर मेरे पिता रिटायर हो जाते हैं तब भी मेरी छोटी बहन और मैं है। अब चाचा की भारी नहीं है ना? रुद्राक्षी इस बार वाकई गुस्से में थी। वह पृथ्वी को एक विदूषक के रूप में मानती थी, लेकिन अब वह उसका गला घोटना चाहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पृथ्वी ने उसके पिता का दिल दुखाया था। चुप रहो, तुम बच्ची हो और तुम्हारी छोटी बहन इस घर का हिस्सा नहीं है। पृथ्वा ने अमरजीत पर नजर डाली। रुद्राक्षी ने उसे इग्नोर कर दिया। मेरे पिता की कंपनी भविष्य में मेरी और मेरी बहन की होगी। मेरी बहन चाहे सुरभि के साथ रहती है, लेकिन हमारा खून का रिश्ता है। दादी तो मुझे भी इस घर का हिस्सा नहीं मानती है। दादी हमारी चीजें चुराने की कोशिश कर रही है। हम क्यों नहीं बोल सकते? अमरजीत ने अपनी बेटी की ओर देखा और सोचा कि वह अच्छा बोल सकती है, इसलिए उसने चुप रहना जरूरी समझा। लेकिन अपनी छोटी बेटी का जिक्र सुनकर उसकी आंखें स्नेह से भर आई। आखिर उसकी बेटी समझदार है। पृथ्वी को रुद्राक्षी की तीखी जुबान से सबसे ज्यादा नफरत थी। शर्मा कॉर्पोरेशन तुम्हारे पिता के मैनेजमेंट में है, लेकिन यह उसका नहीं है। ये हमारे परिवार की नींव है। तुम्हारे पिता इस समय सिर्फ उसकी देख रेख कर रहे हैं। पृथ्वी के शब्दों ने रुद्राक्षी को हंसा दिया। उसने बेशर्मों लोगों को देखा था, लेकिन इतने बुरे कभी नहीं देखे। चैप्टर 55 पिछले दुखद जीवन के फिर से याद करना। दादी, आप बूढ़ी हो रही होगी। आपकी याददाश्त भी खराब है। मेरे पिता इसके शर्मा कॉर्पोरेशन के फाउंडर हैं। ये परिवार की नींव कैसे बनी और वह इस समय इसकी देखरेख कर रहे हैं। मेरे पिता कंपनी के कानूनी मालिक हैं। अगर वह छोड़ना नहीं चाहते हैं तो वह हमेशा के लिए मैनेज कर सकते हैं। अगर आप शर्मा की शुरुआती कैपिटल की बात कर रहे हैं तो मुझे इस पहेली से रूबरू कराए। आपने मेरे पिता को लगभग 2 लाख दिए, लेकिन आपने चाचा को 50 लाख दिए। मेरे पिता ने शर्मा कॉर्पोरेशन को देश की टॉप 10 कंपनियों में से एक बनाने के लिए 2 लाख रुपयों का इस्तेमाल किया। उन्होंने हमारे परिवार को आसपास के सबसे अमीर और शक्तिशाली परिवारों में से एक बना दिया। लेकिन चाचा ने क्या किया? उसने उन 50 लाख रुपए को महिलाओं पर खर्च किया। रुद्राक्षी धीरे से मुस्कुराए। हर साल मेरे पिता आपके अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ ट्रांसफर करते हैं। रूपाली और आयशा के डिजाइनर फ्रेग्रेंस और बैग $1 मिलियन की रेसिंग कार, यह सब मेरे पिता का पैसा है। उन्होंने कई बार कंपनी की स्टार्टअप कैपिटल को किया है। रुद्राक्षी जितनी ज्यादा बोलती थी, पृथ्वा और पृथ्वी के चेहरे इतने ज्यादा ही उग्र हो जाते थे। पृथ्वी ने अपना हाथ टेबल पर पटक दिया। अमरजीत, क्या तुम कंपनी को सौंप रहे हो या नहीं? नहीं, कभी नहीं। रुद्राक्षी ने अपने पिता को अपने पैरों पर खींच लिया। और क्योंकि आप फैमिली टाइम्स की परवाह नहीं करते हैं, इसलिए मुझे बेरहम होने का दोष मत दो। आप जानते हैं कि मैंने रुद्राक्ष वंसल से शादी की है। कंपनी के 20% शेयर रुद्राक्ष के हाथों में है। अगर आप मेरे पिता को चाचा को कंपनी देने के लिए मजबूर करते हैं तो मैं रुद्राक्ष को अपने अधीन कर लूंगी। मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि ऐसा करने में कैपेबल है। उसके शब्द धमकी बन गए थे। पृथ्वी, यहाँ तक कि पृथ्वा भी गुस्से में था और ऐसा लग रहा था कि उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। उसने अपनी छाती को थपथपाया और चिल्लाया, यू अ ग्रेटफुल बास्टर्ड। बहुत बुरा हुआ। मैं आज बास्टर्ड बनने के लिए दृढ़ हूं। रुद्राक्षी ने अपने दादा दादी की इग्नोर किया और अमरजीत को बाहर खींच लिया। लेकिन वह बाहर निकलते उसे पहले ही एक औरत गुस्से से अंदर आती है। उस महिला का ऑरा एरोगेंट था। रुद्राक्षी और अमरजीत के पैर अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। वह उस महिला को बिना किसी इमोशन के घूर रहे थे। वही पृथ्वा और पृथ्वी उस महिला को देखकर अरोगेंट आवाज में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? जिस पर वह महिला कहती है, माझी, मुझे पता है आप लोग मुझे यहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, लेकिन बात अब मेरी बेटी की जिंदगी पर आ गई है। जब तक आप लोगों ने मेरी शादी भरे रिश्ते को खराब किया, मैंने सब कुछ सहन किया।
लेकिन अब तुम लोग मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर रहे हैं। अमरजीत, जो उस महिला को देखना भी नहीं चाहता था, वह जैसे ही बेटी का नाम सुनता है, वो उस महिला की तरफ देखकर कहता है, मिसेस सिखावत, आखिर आप क्या कहना चाहती है? मेरी बेटी को क्या हुआ है? वह महिला जैसे ही उस आवाज का पीछा करती है, उसकी आंखें नम हो जाती है, फिर भी अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए कहती है, अमरजीत, आप खुद देख लीजिए। इतना कह वह अपने बैग से कुछ तस्वीरें निकालकर अमरजीत को दे देती है। पृथ्वी उस तस्वीरों को अमरजीत के हाथ में से लेकर कहती है, क्या है ये तस्वीरें? जिस पर सुरभि हंसते हुए कहती है, मिसेस शर्मा, अब भी आप ये पूछने की हिम्मत कर सकती है कि क्या है ये वह है जो आपके प्यारे बहू बेटे की बेटी ने मेरी बेटी के साथ किया है। आयशा ने मेरी बेटी की दोस्त बनकर उसके ही बचपन के मंगेतर को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाया है। पृथ्वी ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अमरजीत भी गुस्से से सिर्फ उन तस्वीरों की घूर रहा था। वही रुद्राक्षी की नजरें सिर्फ सुरभि पर बनी हुई थी। उसे जैसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। अमरजीत गुस्से से आयशा आयशा का नाम पुकारता है। आयशा, जो कि रूपाली, जो कि उन सब की बातें दूसरी मंजिल पर खड़ी होकर सुन रही थी, वह जल्दी से नीचे आती है। राजेंद्र और मंजा भी आते हैं और जल्द ही उन्हें सारा मैटर समझ आ जाता है। रूपाली को डर था कि कहीं दादा दादी उनके खिलाफ न हो जाए, लेकिन वही सुरभि को जैसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह सीधे धमकी देते हुए कहती है, मिस्टर शर्मा, फैमिली के किसी भी इंसान की वजह से मेरी बेटी को तकलीफ हुई या पहुंचाने की कोशिश की, मैं उसके खिलाफ मॉनरेस्ट का केस करूंगी। अगर मेरी बेटी को इतनी सी भी आंच आए तो मुझे रहम की उम्मीद मत रखना। इतना कह वह वहां से बिना रुद्राक्षी और अमरजीत की ओर देखे चली जाती है। पृथ्वी गुस्से से कहती है, देखा अमरजीत, इस औरत की हिम्मत, रस्सी कट गई लेकिन बल नहीं टूटा। अमरजीत पृथ्वी की ओर न देखकर आयशा के पास जाकर उसके गाल पर एक थप्पड़ रख देते हैं, जिसे सभी लोग चौंक जाते हैं। मंजा राजेंद्र कहते हैं, भाई साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? जिस पर अमरजीत कहता है, ये थप्पड़ शायद तुम लोगों को मारना चाहिए था। सही कहा है, किसी ने अगर खुद के लिए नीम बोएंगे तो वो खुद को ही काटा है। पृथ्वी जोरों से चिल्लाया, अमरजीत, तुम उस घटिया औरत की बातों पर विश्वास कर रहे हो? आयशा ने बोला, तो ये सब फेक है। अमरजीत गुस्से से अपने माँ बाप पर चिल्लाते हुए बोलता है, बस करो, झूठ बोलना, तुम अंधे हो सकते हो, मैं नहीं। मैंने बहुत सहन किया, लेकिन मेरी बेटी के साथ कुछ भी करने की कोशिश करेगा, वो मैं सहन नहीं करूंगा। रुद्राक्षी ने अपने दादा दादी को इग्नोर किया और अमरजीत को बाहर खींच लिया। पृथ्वी ने अपने एक नौकर को उन्हें रोकने का ऑर्डर दिया। घमंडी नौकर भी राजेंद्र का गुर्गा था। वह अक्सर पृथ्वी के सामने अमरजीत पर सरकेस्टिक रिमार्क करता था। इससे पहले कि वह आकर उससे रोक पाता, रुद्राक्षी ने उसे धक्का दे दिया। दफा हो जाओ, मंजा राजेंद्र ने रूम में अपनी बेटी की बेवकूफी भरी हरकतों से उकोशा। यहां तक कि पृथ्वी को लगा कि अमरजीत को बनाना अभी बहुत मुश्किल है। उन्होंने जल्दी है आयशा की बातों पर विश्वास कर लिया। कार के अंदर एयर कंडीशनिंग ठंडा था। रुद्राक्षी और उसके पापा पीछे की सीट पर बैठे थे। अमरजीत ने राज को बुलाया था। काफी देर की खामोशी के बाद रुद्राक्षी ने पूछा, पापा, आप मुझसे नाराज हैं? उसका पृथ्वी से माफी मांगने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसने स्यो करने के लिए अमरजीत के साथ तय किया कि पृथ्वी को उससे कुछ नहीं मिलेगा। पृथ्वी उसके पापा की कंपनी हड़पने की योजना बना रहे थे। रुद्राक्षी की अधीरता उसके पिछले जीवन से उपजी थी, जहां पृथ्वी ने उसके परिवार को मार डाला था ताकि राजेंद्र कंपनी पर अधिकार कर सके। उन्होंने चारू को भी नहीं छोड़ा, जो बिल्कुल भी खतरा नहीं थी।
उसे अपने दुखद पिछले जीवन के बारे में सोचते हुए काफी समय हो गया था। पृथ्वा और पृथ्वी के एपिसोड के बाद रुद्राक्षी अतीत के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए और इसने तुरंत उसकी बीमारी को जन्म दिया। उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा। अमरजीत ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए रुद्राक्षी ने उसे जल्दी से साफ कर दिया। अमरजीत ने आह भरी, मैं गुस्सा नहीं हूं। वह रुद्राक्षी से निराश नहीं हूं, बल्कि पृथ्वी से निराश हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में वे कितने पक्षपाती थे। वह ये दिखावा कर सकता था कि राजेंद्र की देखभाल करना उसका दायित्व था, क्योंकि वह सबसे बड़ा था। पृथ्वा और पृथ्वी ने उसका पालन पोषण किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी इतनी पक्षपाती होगी कि वह चाहती है कि वह कंपनी को राजेंद्र को सौंप दे। शर्मा कॉर्पोरेशन उसकी कड़ी मेहनत और एक इंसान की थी जो उसके पास नहीं है। वह है उसकी एक्स वाइफ मिसेस शेखावत। जब उन्होंने पहली बार अपना बिजनेस शुरू किया तो वह और सुरभि अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए घर घर जाते थे। वे घर से जल्दी निकल जाते थे और देर से लौटे थे और दिन में 6 घंटे से भी कम सोते थे। कभी कभी वे इतने बिजी हो जाते थे कि उनके पास खाने तक का समय नहीं होता था। बाद में जब सुरभि और मंजा एक ही समय प्रेग्नेंट हुई तो पृथ्वी ने सुरभि को इग्नोर करते हुए मंजा पर टाइम और एफर्ट लगाया। अमरजीत सुरभि की निराशा दूर करने के लिए उसका बहुत ख्याल रखते थे। उनका भाई राजेंद्र एक अच्छा डॉक्टर था, लेकिन उसने कभी भी मेहनत नहीं की और वक्त के साथ उसकी स्किल्स पुरानी हो गई। यहाँ तक कि फाइटर कॉम्पिटिशन में जीते हुए सारे पैसे उसने पहले ही खर्च कर दिए। अमरजीत ने ही इस बड़े परिवार का लालन पोषण किया था और फिर भी उसकी मां ने उसे कंपनी राजेंद्र को सौंपने के लिए कहा। कोई भी बच्चा अपने माता पिता को अपने ऊपर अपने भाई बहनों की साइड लेते हुए एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अमरजीत इतना उदास था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वह रुद्राक्षी को दिलासा देना चाहते थे। रुद्राक्षी, डरो मत, मैंने तुम्हारे भाई बहनों और तुम्हारी माँ के लिए कंपनी बनाई है। हमारी कंपनी किसी और के हाथों में नहीं पड़ेगी। पिता की बेचैनी देखकर रुद्राक्षी का दिल पसीज गया। पापा, मैं आपकी कंपनी नहीं चाहती। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि आप अपनी कड़ी मेहनत छोड़ दो, क्योंकि आप नर्म दिल है। उसके पिता दयालु थे, इसलिए उन्होंने पूरे शर्मा परिवार की देखभाल की, लेकिन राजेंद्र बेरहम था। अगर वह कंपनी को अपने अधीन कर लेता तो वह उसके पिता को एक पैसा भी नहीं देगा। रुद्राक्षी की बातें सुनकर अमरजीत खुश हो गए। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। रुद्राक्षी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सोचा कि अमरजीत काफी बेवकूफ है। वह कभी भी उनके जैसा बेवकूफ व्यक्ति नहीं खोज पाएगी। लेकिन वह क्या कर सकती थी? यह उनके पिता थे जो उन्हें बहुत प्यार करते थे। चाहे वह कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, उसे उनकी रक्षा करनी थी। उस घटना के बाद पृथ्वा और पृथ्वी ने हार नहीं मानी। अगले दिन उन्होंने उन पर फोन कॉल्स की बौछार शुरू कर दी। रुद्राक्षी अपने हॉस्टल रूम में थी। उनका फोन आते ही उसने फोन उठा लिया। पृथ्वा और पृथ्वी ने अमरजीत को उनके घर आने को कहा, लेकिन रुद्राक्षी ने उन्हें बताया कि वह फ्री नहीं है। उसने अमरजीत के फोन पर एक सिंपल ऐप भी सेटअप किया। रुद्राक्षी ने खुद ऐप बनाया था। ऐप ऑटोमेटिक पृथ्वा और पृथ्वी की किसी भी कॉल को रोक देगा। पृथ्वा और पृथ्वी ऑर्डर देने के आदी थे। इससे उन्हें इतना गुस्सा आया कि वे फूट पड़े। इस बारे में रूपाली को भी पता था, इसलिए उसने अपने सारे कदम फूंक फूंक कर रखे। वे आयशा की तरह बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी, वरना उनके ऐश और आराम को खतरा हो सकता था। क्या रुद्राक्षी के द्वारा लगाया गया अमरजीत के फोन में ऐप रोक पाएगा? पृथ्वा, पृथ्वी और रूपाली मंजा, राजेंद्र और आयशा की चलो को चैप्टर 56 में ए फ्लैट दादी बनने का सपना देख सकती हूँ। रिहान की जालन। कंपटीशन का अगला दौर शुरू होने वाला था। रूपाली ने अनजाने में अक्षय की बातें पृथ्वी के सामने लाई। पृथ्वी ने एक बार सोचा और फैसला किया कि रूपाली का फ्यूचर ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
उन्होंने कंपनी ओनरशिप को अलग रखा और अक्षय को एक मीटिंग में इनवाइट करने के लिए पृथ्वा के साथ सी मेडिकल स्कूल में गई। वह इस बारे में बात करती रही कि रूपाली कितनी आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंट लड़की है, उसके पास सीखने की अच्छी तकनीक है, वह एक अच्छी मेडिकल स्किल्स को प्रोवाइड कर सकती है। अक्षय के पास उसकी बात सुनने का पेशेंट नहीं था, इसलिए उसने अंत में उन्हें मना कर दिया। हालांकि जैसे ही वह बाहर गया, उसने जाह्नवी और चारू को ये कहते हुए सुना, क्या ये रुद्राक्षी के दादा दादी नहीं है? चारू और जाह्नवी जानती थी कि रुद्राक्षी के ये दादा दादी है। वह पहले ही उनको पार्टी में देख चुकी थी, जो बहुत पछताती है, लेकिन वह रूपालिका का जिक्र नहीं करना चाहती थी। उस लड़की का नाम लेते ही उसका जी मिचला रहा था। अक्षय पहले से जानता था कि पृथ्वी रुद्राक्षी के दादा दादी है, लेकिन उसे जल्द ही यह समझ नहीं आया आखिर क्या रुद्राक्षी को रूपाली से प्रॉब्लम है। ये जाने के लिए वह जल्द ही पृथ्वी के पीछे गया और खुशी से कहा कि उन्हें एक साथ मिलना चाहिए। वे कल शाम 6 बजे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए तैयार हो गए। इत्तेफाक से वंसल परिवार के दिन भी वही हो रहा था। रुद्राक्षी और वंसल परिवार शाम 5 बजे मिलने वाले थे। पृथ्वा और पृथ्वी ने अक्षय को इनवाइट करने के लिए कॉलेज का दौरा किया था। ये जानने के बाद रूपाली पूरे दिन बहुत खुश थी। वह अक्षय के किरदार को अच्छी तरह से समझती थी। वह इतनी आसानी से इनविटेशन एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं था। चूंकि वह सहमत हो गया था, तो क्या इसका मतलब ये था कि वह उसे अपने स्टूडेंट के रूप में भी लेना चाहता था? उस दिन रेहान ने जो कहा उसे सुनने के बाद रुद्राक्ष ने आकाश से रुद्राक्षी और रिया के मैचों के सभी वीडियो ढूंढने को कहा। ये सब देखकर रुद्राक्ष की आंखें ठंडी हो गई। उसकी लंबी लंबी आकर्षित उंगलियां सोफे पर थपकी दे रही थी। रिया द्वारा रिंग में जाह्नवी को अपमानित करने के बाद रुद्राक्षी ने मुड़कर उसके साथ ऐसा ही किया। ये ह्यूमन नेचर था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रुद्राक्षी तार खींचने और नेशनल कंपटीशन में अपने ओपोनेंट को चुनने में सक्षम थी। रेहान को शक था, लेकिन रुद्राक्ष को मैच देखने के बाद कोई शक नहीं हुआ। उसे यकीन था कि रुद्राक्षी ने कुछ किया है। ये नेशनल एफ फाइटिंग कंपटीशन थी, जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। कितने लोग बिना नोटिस के तार खींच सकते थे? उसके अपने पीछे रोनाल्ड से पूछा, कितने लोग स्किल तकनीशियन की जानकारी के बिना कंप्यूटर जनरेटेड ओपोनेंट मैचमेकिंग को बदलने में कैपेबल है? रोनाल्ड एक पल के लिए चुप हो गया। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि छेड़छाड़ पहले से की गई है या रैंडम ओपोनेंट मैचिंग के दौरान। क्या फर्क पड़ता है? रुद्राक्ष ने पूछा। उसकी पैनी नजर रिंग में तेज तर्रार रुद्राक्षी पर ही थी। अगर यह पहले से किया जाता है तो उन्हें समय से पहले नेटवर्क सिस्टम में घुसपैठ करनी होगी। उन्हें लंबे समय तक तकनीशियन से छिपना होगा और कोई निशान नहीं छोड़ना होगा। ऐसा करने में केवल 3 लोग कैपेबल हैं। जैक में 7 बेशक अन्य अच्छे हैकर भी हो सकते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये 3 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं। क्या होगा अगर यह रैंडम ओपोनेंट मैचिंग के दौरान किया गया हो? फिर बहुत सारे सस्पिशियस होंगे। फिर दुनिया के टॉप 20 हैकर की लिस्ट में कोई भी कम से कम ऐसा करे में कैपेबल है। इसमें वे लोग शामिल नहीं होंगे जिन्होंने हैकिंग कंपटीशन में भाग नहीं लिया था। जब वे दोनों बात कर रहे थे, आकाश अंदर आया और बोला, मिस्टर वंसल, आपके लिए मिसेज वंसल से मिलने का समय लगभग आ गया है। आज रात वंसल परिवार का डिनर है। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के साथ डिनर अटेंड करेगा। उसने रुद्राक्षी को पिकअप करने के लिए कहा था, इसलिए रुद्राक्षी ने हॉस्टल के बाहर कॉफी शॉप में उसका इंतजार किया। रुद्राक्षी को सजना संवरना पसंद नहीं था। उसने अपने बालों को नीचे करके सफेद स्पोर्ट्स वियर पहना था, जिसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह बिल्कुल भी नर्वस नहीं दिखी। वह कुछ और करने के मूड में भी नहीं थी। शाम करीब 5 बजे वह घर से निकली। इतना जरूर है, जैसे ही उसने कॉफी कैफे से बाहर निकली, रुद्राक्ष की गाड़ी आ गई। कार की खिड़की नीचे खिसक गई, जिससे साइड से रुद्राक्ष के हैंडसम चेहरे का पता चला।
रुद्राक्ष आज गाड़ी चला रहा था। रुद्राक्षी जैसे ही आगे बढ़ी, रुद्राक्ष ने अपनी ओर का दरवाजा खोला और रुद्राक्षी की साइड का दरवाजा खोल दिया, जिसे रुद्राक्षी को बहुत अजीब लगा, क्योंकि रुद्राक्षी इतने दिनों में जान गई थी कि रुद्राक्ष केयरिंग करने वाला इंसान नहीं लगता है। उसके पास होने से उससे कुछ अलग सा ही महसूस होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती वह क्या है। रास्ते में दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। 10 मिनट बाद गाड़ी रुकी। उनके सामने एक महंगे कपड़ों की दुकान थी। रुद्राक्षी दुकान को देख अवाक रह गई। क्या हम यहाँ डिनर करने जा रहे हैं? रुद्राक्ष ने उसे एक लुक दिया और फिर कहा, क्या तुम ऐसे कपड़े पहनकर डिनर करने जाओगी? रुद्राक्षी ने खुद के कपड़ों को देखा और महसूस किया कि उनमें कुछ गलत नहीं है। एक पल में उसे याद आया कि रुद्राक्ष का परिवार प्रॉपर ओल्ड मनी था। वे दिखावे के बारे में ज्यादा पर्टिकुलर हो सकते हैं। उसे भी कोई ऐतराज नहीं था। रुद्राक्ष उसे कपड़े की दुकान पर ले गया। अंदर कोई कस्टम नहीं था। शादी ड्रेस में एक महिला ने उन्हें ग्रीट करते हुए रेस्पेक्टफुली कहा, मिस्टर वंसल, ये तैयार है। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। उसे वहां ले जाओ। रुद्राक्षी ने कपड़े की दुकान के इंटीरियर में महिला का पीछा किया, जबकि रुद्राक्ष बाहर महंगे चमड़े के सोफे पर उसका इंतजार कर रहा था। आने से पहले आकाश ने स्टोर के चारों तरफ सेफ्टी प्रोवाइड करवा दी थी। शादी ड्रेस वाली महिला जेनी था। उसने रुद्राक्षी के लिए रेड स्टेपलेस ड्रेस चुनी। रुद्राक्षी को ड्रेस बदलने में देर नहीं लगी। रुद्राक्षी को ड्रेस में बाहर आते देख जेनी हैरान रह गया। आप शानदार लग रही है। रुद्राक्षी ने सिर हिलाया और शांति से कहा, थैंक यू। मैं आपको मेकअप लगा दूंगी और फिर आपके बालों को स्टाइल कर दूंगी। आधे घंटे बाद रुद्राक्षी बाहर आए। मेरा काम हो गया, चलो बाहर चलते हैं। रुद्राक्ष ने ऊपर देखा और रुद्राक्षी की चमकीले लाल रंग की ड्रेस पहने देखा। रंग ने उसकी स्किन को बर्फ की तरह गोर बना दिया। स्टेपलेस ड्रेस में उसकी नाजुक कॉलरबोने देख रही थी। उसके लाल होंठ और मनमोहक लग रही थी। ऐसी ड्रेस पहले कम ही लोग अच्छे लग सकते हैं, लेकिन यह उसके लिए बिल्कुल सही थी। उसकी गर्दन गोरी और पतली थी, जिससे वह एक कमजोर सुंदरता की तरह दिखा रही थी। रुद्राक्ष को नहीं पता था कि उसके सामने लड़की को डिस्क्राइब कैसे किया जाए। उसके मेकअप और रूप रंग ने उसे आकर्षक बना दिया, और फिर भी वह बहुत सुंदर था और बहुत एलिगेंट और बेफिक्र लग रही थी। वह उसके पास गई। ड्रेस सामने से छोटी थी, जिससे उसकी सीधी और पतली टांगें दिखाई दे रही थी। रुद्राक्ष को होश आया और बिना एक्सप्रेशन के खड़ा हो गया। चलो चलते हैं। वे एक एक कर दुकान से बाहर निकले। उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच। कई आदमी रुद्राक्षी को घूरने में इतने मशगूल थे कि दीवार से टकरा गए। रुद्राक्ष ने चलना बंद कर दिया और अपनी उंगलियों से अपने सूट जैकेट के बटन खोल दिए। अचानक रुद्राक्षी ने अपने कंधों पर एक भार महसूस किया और उससे महसूस किया कि रुद्राक्ष ने अपनी जैकेट उसके ऊपर रख दी थी। सफेद सूट जैकेट में से साफ और ताज़ा महक आ रही थी, यहाँ तक कि उस जैकेट में से एक अट्रैक्टिव सेंट की खुशबू आ रही थी। रुद्राक्षी तुरंत उसकी मंशा समझ गई। उसने एक आईब्रो उठाए, जिससे वह और भी चार्मिंग लग रही थी। रुद्राक्ष, ये कपड़े। रुद्राक्ष मुड़ा और कार के पास चला गया। तुम्हें इसे मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है। जब रुद्राक्षी और रुद्राक्ष रेस्टोरेंट पहुंचे, तो अक्षय भी वहां जा रहा था। पृथ्वा और पृथ्वी, रूपाली और आयशा पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। शर्मा और वंसल दोनों ही धनी परिवार थे। वंसल ने वीआईपी कमरे को बुक किया था, वैसा ही शर्मा परिवार ने किया था। उनके कमरे एक दूसरे के ठीक बगल में थे। अक्षय के आने से पहले रुद्राक्ष और रुद्राक्षी पहुंचे। वंसल परिवार पहले ही आ चुके थे। रुद्राक्ष के माता पिता विशाखा और अशोक वंसल थे, और रेहान और उसके माता पिता भी मौजूद थे, जिन्हें देख कर रुद्राक्षी का दिमाग फिर से स्पॉइल हो गया। फिर भी रुद्राक्षी ने आज्ञाकारी बनकर रुद्राक्ष का पीछा किया और बड़ों का पोलाइटली ग्रीट किया। उसने पहले कभी कपड़े नहीं पहने थे या मेकअप नहीं किया था।
जब वंसल परिवार ने देखा कि वह आज कितनी बेदाग ड्रेस में है, तो उनकी आंखें चमक उठी। यहां तक कि रेहान ने भी बिना रुद्राक्ष की परवाह किए कुछ देर तक रुद्राक्षी को देखता ही रहा। जब उसने रुद्राक्ष की ठंडी तकटकी अपने ऊपर देखी, तो उसने तेजी से दूर देखा। रुद्राक्ष के माता पिता ने दोनों को बैठने का आदेश दिया। रुद्राक्षी के कंधों पर रुद्राक्ष का कोट देखकर रुद्राक्ष के माता पिता बहुत खुश हुए। वही रेहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके मन में इच्छा हुई कि ये ब्यूटीफुल लेडी मेरी होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मत से वो उसके मामा के लड़के की वाइफ थी। उस हिसाब से वो उसकी भाभी लगी। यह एक आदमी की सफेद सूट जैकेट थे। वंसल मेंबर रुद्राक्ष को देखने के लिए मुड़े। कोल्ड और सुडोल आदमी अपनी सफेद शर्ट में एलिगेंट और साफ सुथरा लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ कमी थी। एक सूट जैकेट। ऐसा लग रहा वंसल फैमिली के सभी मेंबर को रुद्राक्षी के कंधों पर धरा जैकेट का ओनर मिल गया है, लेकिन नैतिक कपूर और रमा कपूर के चेहरे के हवाइयां उड़ है। उन्हें समझ आ गया था कि उनका बेटा अभी तक कोई मदद नहीं कर सका है। अगर यह कोई और होता तो यह बिल्कुल भी अजीब नहीं होता, लेकिन ये रुद्राक्ष था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। इसलिए वंसल मेंबर बिल्कुल भी शांत नहीं हो सके। विशाखा जल्दी खड़ी हुई और घोषणा की, तो मैं अब दादी बनने के सपने देख सकती हूँ। विशाखा इतनी जल्दी उठ खड़ी हुई कि उन्होंने रुद्राक्षी को डरा दिया। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद रुद्राक्षी के मुंह का कोना हिल गया। विशाखा को यह महसूस करने में थोड़ा समय लगा कि वह बहुत एक्साइटेड हो गई थी। उन्होंने खुशी से अपने होठ सिकोड़े और वापस बैठ गई। रुद्राक्ष भी अपनी मां के इस एक्शन से चौंक गया। उसे पता नहीं था कि अचानक उसकी मां ने ऐसा क्यों कहा। दूसरी ओर रेहान खुश नहीं दिखा, सिर्फ इसलिए कि उसने रुद्राक्षी की ताकत को एक्सेप्ट किया। क्या रेहान को महसूस हो रही जलन लेगी कोई बड़ा रूप, और फिर क्या होगा। चैप्टर 57 रेहान की प्लानिंग। रेहान को ऐसा लग रहा था कि वह एक पल और वह यहाँ नहीं रुक सकेगा। उसे लगा कि उसे सांस लेने की जरूर है। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तुम हमेशा वॉशरूम जाते हो, रेहान की माँ रमा ने कहा। खाने की टेबल पर विशाखा ने रुद्राक्षी से बहुत से सवाल पूछे। रुद्राक्षी ने उन्हें एक एक करके जवाब दिया। वह दुनिया की सबसे अच्छे व्यवहार वाली लड़की लग रही थी। इससे उसके सास और ससुर बहुत संतुष्ट हुए। रेहान के माता पिता रुद्राक्षी की तरह इरिटेशन भरी नजरों से देख रहे थे। रमा जी मन में हंसते हुए कहती है, सब पता है मुझे, ये तुम जो अपने चेहरे पर मुस्कान लगाए हुई हो ये तो अलग ही है, वरना वंसल परिवार की बहू तो बहुत अश्लील है। उसे जो कुछ भी रमा को बताया वो रेहान ने बताया। इसलिए रेहान की तरह रमा और नैतिक दोनों ही यही समझते हैं कि रुद्राक्षी के अक्षय के साथ संबंध है। ये सोचकर रमा जी के चेहरे पर सरकेस्टिक स्माइल आ गई। वही रुद्राक्षी को भी जल्द ही रमा कपूर नैतिक कपूर के एक्सप्रेशन देखकर समझ गई कि रुद्राक्ष एक गुड फॉर नथिंग था जिसे कोई नहीं चाहता था। यही कारण था कि उसका पूरा परिवार ये देखकर बहुत खुश था कि आखिरकार उनकी शादी हो ही गई। अब पहले से कहीं ज्यादा विशाखा ने महसूस किया कि वो जल्द ही दादी बनेगी। उन्होंने प्यार से रुद्राक्षी का हाथ पकड़ा और कहा, रुद्राक्षी क्या तुम अपने परिवार से कह सकती हो कि अगर उनके पास खाली समय है या नहीं। हम अभी नहीं मिले हैं। जब रुद्राक्ष ने कहा कि वह शादी का रिसेप्शन नहीं रखेंगे, तो वह गुस्से से लगभग फूट पड़ी। वह अपनी बहू से बहुत खुश थी और दुनिया को बताना चाहती है कि वो उसकी बहू आ गई है, भले ही शादी का कोई रिसेप्शन न हो। उसने सोचा कि उनके परिवारों को कम से कम एक दूसरे से मिलना चाहिए। रुद्राक्षी और रुद्राक्ष नाम के पति पत्नी थे, लेकिन उनके परिवार वाले जाहिर तौर पर ऐसा नहीं सोचते थे। अमरजीत और चारू जाह्नवी ने भी दोस्त के नाते बहुत जिद किया था कि वह रुद्राक्ष के माता पिता से मिलना चाहते हैं, लेकिन रुद्राक्षी ने उन्हें रिजेक्ट करने का बहाना ढूंढ लिया। अब जब मिसेस विशाखा इसे फिर से उठा रही थी,
तो रुद्राक्षी के पास कुछ झिझक के बाद सिर हिला देने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं अपने पिता से पूछती हूँ। विशाखा रुद्राक्षी से बहुत खुश थी। ये लड़की खूबसूरत, डिग्निफाई और पोलाइट है। उसे पसंद नहीं करना कठिन था। विशाखा ने अपने कंगन उतार कर रुद्राक्षी के हाथ में थमा दिए। ये तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है, इसे रख लो। कंगन छूने में ठंडे और चिकने लगा। जब उसने इसे अपनी हथेली पर रखा, तरोताजा महसूस कर रही थी। ये क्लियर थे कि कंगन बहुत कीमती थे। गिफ्ट की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए विशाखा को उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए। रुद्राक्षी ने मना नहीं किया। जाहिर तौर पर यह एक सास की ओर से अपनी बहू को दिया गया गिफ्ट था। थैंक यू मोम। कोई बात नहीं, विशाखा ने खुशी से कहा। रुद्राक्षी को उसे माँ ने बुलाया। ये सुनकर वो बहुत खुश है। दूसरी ओर अपनी माँ द्वारा रुद्राक्षी को दिए गए कंगन को देखने के बाद रुद्राक्ष की पलकें झपक गई। अशोक ने भी उसे गिफ्ट दिया। इसे लाल पैकेट में लपेटा गया था। यह एक बैंक कार्ड था। रेहान के माता पिता ने भी उसे गिफ्ट दिया। तभी उसने महसूस किया कि रमा ने भी वही कंगन पहना है जो उसे माँ ने दिया। इसका मतलब वंसल परिवार की हर महिला ये कंगन पहनती है। वंसल परिवार के सभी मेंबर अच्छा समय बिता रहे थे। रेहान दरवाजे के बाहर उदास बैठे था। उसे पता था कि रुद्राक्षी के अक्षय के साथ गलत संबंध है। फिर भी वह ये साबित नहीं कर पा रहा था और खुद को उसकी तरफ अट्रैक्टिव महसूस कर रहा था, लेकिन वह इसके बारे में किसी को नहीं बता सकता था। आखिर रुद्राक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उसने अक्षय को अपनी ओर आते देखा तो वह अभी भी निराश महसूस कर रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने एक डरावनी संभावना के बारे में सोचा। अक्षय यहाँ क्यों है? क्या वह यहाँ रुद्राक्षी को छीनने आया है? रेहान जल्दी से उसके पास गया। सर, आप यहाँ क्यों हो? वह अक्षय को कुछ करने से रोकना चाहता था। अक्षय के बारे में वह बहुत अच्छे से जानता था। उसने मेडिकल स्किल में जो शिक्षा हासिल की है वह सामान्य नहीं है। वह उसको रोक देगा तो आगे चलकर उसकी शिक्षा में हेल्प हो सकती है। इसलिए वह नहीं चाहता था कि अक्षय रुद्राक्ष के हाथों मरे। ओह रेहान, तुम यहाँ भी हो। अक्षय को नहीं पता था रुद्राक्षी को रेहान से क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन अक्षय ने उसे अपना शिष्य बनाने का विचार तो वैसे भी नहीं किया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रेहान ने सावधानी से पूछा। मैं यहाँ रुद्राक्षी के गार्डियन से मिलने आया हूँ। क्या? रेहान चौंक गया। तो अक्षय रुद्राक्षी के लिए यहाँ आया था और वह उसके माता पिता को भी देखना चाहता है। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? सर, शांत हो जाओ, जल्दीबाजी मत करो। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। रेहान के व्यवहार से अक्षय अजीब हो गया था। मुझे जल्द ही अंदर जाना है। आए नहीं तो रुद्राक्षी गुस्सा हो जाएगी। आखिरकार उसकी उसके दादा दादी के साथ अपॉइंटमेंट थी और रुद्राक्षी समय की पाबंद थी। अक्षय बोलते ही आगे बढ़ गया और रेहान चाहकर भी उसे रोक नहीं सका। वह केवल ये देख सकता था कि अक्षय ने अगले दरवाजे का कमरा खोला और अंदर चला गया। उसने सोचा कि अक्षय ने गलत कमरा ले लिया है। उसका पहला विचार बाहर से दरवाजा बंद करने का था, जिसे वह रुद्राक्षी वाले रूम में न जा सके। उसने ध्यान नहीं दिया कि अंदर कमरे में और लोग भी हैं और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद रेहान के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। आखिर वह इतनी जल्दी सच कैसे सामने आने दे सकता है? अगर रुद्राक्षी अक्षय के बीच रिश्ता है तो वह उसे अच्छे सबूत हासिल कर सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट कर सकता है। इसके द्वारा वो रुद्राक्ष को जायदाद से भी बर्खास्त करवा सकता है। जब उसकी कोई संतान ही नहीं है तो वह इस वंश को आगे कैसे चलाएगा? इस बीच विशाखा सूप का एक कटोरा भर चुकी थी। जब उसने इसे रुद्राक्षी को दिया तो उसने गलती से इसे गिरा दिया ताकि सूप रुद्राक्षी की ड्रेस के हेम पर गिर जाए। फिर उसने झटके से झांका और अपना मुंह ढक लिया। हे भगवान रुद्राक्षी, आई एम सॉरी। जल्दी रुद्राक्षी को ले जाओ और उसे चेंज करने में मदद करो। रुद्राक्ष ने आईब्रो सिकोड़ी। उसे पूरा यकीन था
कि उसकी माँ ने ये जानबूझकर किया है। रुद्राक्षी ने भी इस पर गौर किया, लेकिन उसे लगा कि विशाखा मतलबी नहीं थी। जाहिर है वह उसे रुद्राक्ष के साथ सेटअप करने की कोशिश कर रही है। सब ठीक है मोम, मुझे बस वॉशरूम जाकर साफ करना है। इसकी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े तैयार किए हैं। विशाखा ने कुर्सी के पीछे से एक गिफ्ट बैग निकाला और उसे थमा दिया। रुद्राक्ष और रुद्राक्षी दोनों अवाक थे। चलो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? विशाखा ने कहा। रुद्राक्षी ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, लेकिन रुद्राक्ष पहले से ही अपने पैरों पर खड़ा था। उसने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो चलते हैं। इतना कहकर उसने रुद्राक्षी को ऊपर खींचा। यह नजारा देखकर वंसल मेंबर सदमे में थे। वे रुद्राक्ष को रुद्राक्षी का हाथ पकड़े देख रहे थे। सभी के चेहरे पर मिसेज वंसल और अशोक वंसल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं रमा कपूर और नैतिक उन दोनों के हाथों को भूरने लगते हैं। चैप्टर 58 आखिर होनहार कौन है? रुद्राक्ष रुद्राक्षी को एक ड्रेसिंग रूम में ले आया। ड्रेसिंग रूम बहुत बड़ा था। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के बीच एक पर्दे का गैप हो गया। रुद्राक्षी ने विशाखा के द्वारा दिए गए कपड़ों की ओर देखा। विशाखा के द्वारा जो कपड़े दिए गए थे वो अच्छी तरह से फिट थे। उसने शायद उसकी साइज के हिसाब से इसे खरीदा था। ये हरे रंग की विलो पत्तियों के प्रिंट वाली एक डिजाइनर सफेद ड्रेस थी। जब उसने ड्रेस पहनी तो रुद्राक्ष रुद्राक्षी की परछाई को देख पा रहा था। जब उसने ड्रेस के पिछले हिस्से पर लगी जिप को खींचने की कोशिश की तो वह फंस गई। जिप बीच में फंस गई थी, जिससे उसके लिए ड्रेस उतारना और जिप को एडजस्ट करना मुश्किल हो गया था। और यहाँ एकमात्र व्यक्ति जो मदद कर सकता था वह रुद्राक्ष था। रुद्राक्षी ने हिचकिचाते हुए रुद्राक्ष को आवाज लगाई। रुद्राक्ष ने आवाज में जब हिचकिचाती आवाज सुनकर उसने पूछा, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? ये देखकर कि वह इतनी देर तक बाहर नहीं आई, उसने अनुमान लगाया कि वह मुसीबत में है। हाँ, क्या तुम मुझे वेट्रेस लाने में मदद कर सकते हो? मेरी जिप अटक गई है। इससे पहले कि वह खत्म कर पाती, पर्दा हटा दिया गया और उसने रुद्राक्ष के सुंदर अट्रैक्टिव चेहरे को देखा। यह मुझे करने दो। रुद्राक्ष की आवाज साफ थी, लेकिन ठंडी थी। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को ब्लैंक होकर देखा। रुद्राक्ष इस समय बहुत अलग दिख रहा था। उसके बाल पहले की तरह सलीके से संवारे हुए नहीं थे, ये थोड़े मेज थे। उसके गले में जो हर समय टाई बंधी रहती थी, इस वक्त वो कहीं गायब थी। उसकी शर्ट के 2 बटन के साथ वह उसकी सेक्सी कॉलरबोन देख सकती थी। रुद्राक्षी ने दूर देखा। उसने सोचा कि हम पति पत्नी सिर्फ नाम के हैं, इसलिए क्या ये रुद्राक्ष को करना चाहिए? इसलिए उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, तुम अपने आप को मजबूर मत करो और एक वेट्रेस को बुलाओ। मुड़ो। रुद्राक्ष ने बिना एक्सप्रेशन के कहा, यह देखकर कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। रुद्राक्षी अब उसे रिजेक्ट नहीं किया। आखिरकार उसने उसे पहले ही याद दिला दिया था। उसने अपनी पीठ रुद्राक्ष की ओर कर ली। उसके कंधे और उसकी पीठ पतली थी और उसके कंधे के ब्लेड सुंदर थे। उसकी स्किन गोरी और चिकनी थी। रुद्राक्ष की आंखें भावना से छलक उठी। उसने अपनी अंगुली को बाहर निकला और छोटी सी जिप पुलर वाले को पिंच किया। अंदर की जिप फंसी हुई थी। उसे एडजस्ट करने के लिए रुद्राक्ष अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा। वे एक साथ इतने करीब खड़े थे कि रुद्राक्षी को उसकी सांसें महसूस हो रही थी। रुद्राक्षी की सांस को अपनी पीठ पर महसूस करते हुए उसने बेचैनी में अपनी पीठ सीधी कर ली। हिलना मत, रुद्राक्ष धीरे से कहा, मैं जल्द ही इसे लगाता हूं। ठीक। रुद्राक्षी ने महसूस किया कि उसके गाल गर्म हो रहे हैं। जब रुद्राक्ष की उंगलियां उसकी पीठ पर कई बार चुभ रही थी, रुद्राक्षी को रुद्राक्ष के हर छुअन से उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। रुद्राक्षी को अपनी पीठ पर गुदगुदी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद रुद्राक्ष ने आखिरकार उसके लिए जिप खींच दी। हो गया। रुद्राक्षी बाहर जाने के लिए बेताब थी। हालांकि चेंजिंग रूम इतना छोटा था कि उसने गलती से अपनी ड्रेस के हेम पर पैर रख दिया और गिर गई। वह रुद्राक्ष की मजबूत बाहों में गिर गई।
रुद्राक्ष ने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया, उसका सिर को अपनी छाती से दबा लिया। रुद्राक्ष हैरान था, रुद्राक्षी भी इस कदर दंग रह गई कि वो अपने होठों को छूने से खुद को रोक नहीं सकी। वहीं रुद्राक्ष के भी कान लाल हो गए थे। रुद्राक्षी को गिरने से बचाने के लिए उसने इतनी जल्दी एक्शन लिया कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए हैं और को खुद का सपोर्ट देने के लिए उसने उसे खुद से सता लिया, जिससे रुद्राक्षी के होठ रुद्राक्ष के सीने से टच हो गए, जिसकी छुअन से दोनों सहम गए। ये सब एहसास दोनों के लिए ही नए थे। रुद्राक्ष रुद्राक्षी से अलग होकर कहता है, हमें चलना चाहिए, सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कह रुद्राक्ष आगे बढ़ जाता है। रुद्राक्षी भी फिर रुद्राक्ष को फॉलो करने लगती है। दूसरे प्राइवेट रूम में पूरी तरह से अलग कहानी थी। जब अक्षय अंदर आया तो उसने पृथ्वी और रूपाली को देखा। उसके एक्सप्रेशन जम गए। रूपाली, तुम यहाँ क्यों हो? पृथ्वी ने जल्दी से रूपाली पर आंख मारी। रूपाली एक आज्ञाकारी एक्सप्रेशन के साथ अक्षय के पास गई और उसे शराब का एक गिलास दिया। सर, यहाँ आने के लिए थैंक यू, और आपकी अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अक्षय को अंग्रेजी भाषा का सबटेक्स्ट नहीं मिला। रूपाली ने सोचा कि अक्षय ने उसे पसंद किया है। इसके अलावा अक्षय ने पृथ्वी के डिनर के इनविटेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। उसने सोचा कि वह उसे अपने स्टूडेंट के रूप में लेने में रुचि रखते हैं। अक्षय कंफ्यूज था। उसने पृथ्वी और पृथ्वा को देखा। धिक्कार है, उसे गलत लोग मिल गए। क्या जाह्नवी चारू ने नहीं कहा था कि ये दोनों रुद्राक्षी के दादा दादी थे? क्या मैं अब खा सकता हूं? उसने पूछा। उसने खाने पर फोकस करके रुद्राक्षी के दादा दादी के लिए गलती करने की शर्मिंदगी को ढकने की कोशिश की। अगर उसे पहले पता होता तो वह नहीं आता। पृथ्वी ने खुशी से कहा, जरूर। मील के दौरान पृथ्वी ने आखिरकार अक्षय द्वारा एक नए स्टूडेंट को लेने की बात सामने लाई। अक्षय उसके इरादों को समझने लगा। रूपाली शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी और आयशा बहुत एक्साइटेड दिख रही थी। उसकी बहन जल्द ही अक्षय की स्टूडेंट बनने वाली थी। अगर बात निकल गई तो मेडिकल फील्ड में हर कोई चौंक जाएगा। पृथ्वी ने पूछा, अक्षय, आप रूपाली के बारे में क्या सोचते हैं? अक्षय ने अपना चम्मच नीचे रखा। आई एम सॉरी, मैं रूपाली को अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता। रूपाली के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसके परिवार के बाकी लोगों ने भी उसी तरह रिएक्ट किया। पृथ्वी ने तुरंत पूछा, क्यों मिस्टर अक्षय? रूपाली देश की सबसे होनहार फीमेल मेडिकल स्टूडेंट है। वह आपकी स्टूडेंट बनने के लिए सबसे लायक व्यक्ति है। अक्षय और भी कंफ्यूज था। रूपाली देश की सबसे होनहार फीमेल डॉक्टर है। फिर रुद्राक्षी कहाँ गई? हाँ, आप शायद अंधी है। कैसे रूपाली देश की सबसे होनहार फीमेल मेडिकल स्टूडेंट है? वह रुद्राक्षी है। अक्षय की सीधी सादी बातें सुनकर पृथ्वी आग बबूला हो गई। इससे भी बदतर अक्षय की ईमानदारी एक्सप्रेशन ने उसे और उसके पति को और भी गुस्सा कर दिया। ठंडी आवाज में उसने कहा, अक्षय, आप मजाक कर रहे होंगे। रूपाली से बेहतर कोई कैसे हो सकता है? वह देश की सबसे होनहार फीमेल मेडिकल स्टूडेंट है। अगर अक्षय केवल एक रेगुलर पर्सन होता तो पृथ्वी ने शर्मा परिवार के एक सदस्य के रूप में एक सबक सिखाया होता। अक्षय ने सोचा कि पृथ्वी अजीब है। उसने पहले ही कहा था कि रुद्राक्षी रूपाली से बेहतर है। उसने विश्वास करने से इनकार क्यों किया? वह मजाक नहीं कर रहा था, वह बहुत सीरियस था। वह किसी को भी रुद्राक्षी की एबिलिटी स्किल्स को नकारने नहीं दे सकता था। वह इतनी बुरी तरह से कहना चाहता था कि पृथ्वी गलत है और वह सही है, लेकिन पृथ्वी ने उसकी एक बात नहीं मानी। उसने गुस्से से कहा, क्या मैं इतना मैच्योर नहीं हूं जो मैं किसी की एबिलिटी नहीं पहचान सकूं? पृथ्वी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अक्षय, मैं आपकी इज्जत करती हूं क्योंकि आप वर्ल्ड मेडिकल स्किल्स के एक होनहार युवा हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वेट, इस बार रूपाली थी जिसने अपनी दादी को टोका। पृथ्वी ने पीछे मुड़कर देखा
पृथ्वी की पीठ थपथपा रहा था, लेकिन वह उतना ही गुस्से में दिख रहा था। रूपाली ने अपने हाथों को भींच लिया और अक्षय को घूर कर देखने लगी। उसकी सुंदर आंखें सदमे और आक्रोश से भरी हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अक्षय ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? उसने दांत पिसते हुए पूछा। पृथ्वी से अलग वह किसी और चीज के बारे में ज्यादा चिंतित थी। रुद्राक्षी की पहचान जिसके बारे में वह बात कर रहा था। पूछो, अक्षय ने कहा, क्योंकि मेरा पेट भर गया है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देकर चला जाऊंगा। मैं अपने बिल के लिए पे करूंगा। तुम लोग बहुत हो, इसलिए तुम खुद अपने बिल के लिए पे करना। आप जिस रुद्राक्षी की बात कर रहे हैं वह है रुद्र। इससे पहले कि रूपाली अपना सवाल पूरा कर पाती, उसकी बहन ने उसे चिकोटी काटी। वह आयशा की तरफ देखकर घबराए और घूरने लगी। जब तक आयशा ने सार्थक रूप से देखा तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने लगभग क्या कर लिया था। उसने अपने दादा दादी के सामने रहस्यमयी रुद्राक्षी के बारे में लगभग पूछ ही लिया था। अक्षय उलझन में था जब उसने बहनों को आपस में मिलते हुए, इशारों से बात करते हुए देखा। रूपाली, आयशा, तुम अपनी आंखें क्यों टेढ़ी कर रही हो? लड़कियों ने तेजी से अपना संयम वापस पा लिया, भले ही वह जेलेसी और बेचैनी महसूस कर रही थी। सर, हमें तंग मत करो। अक्षय अब यहाँ और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए उसने जाने का फैसला किया, लेकिन पृथ्वी ने उसे रोक लिया। अचानक उसे इस पूरे परिवार पर चिढ़ हुई। काफी विचार विमर्श के बाद पृथ्वी ने फैसला किया कि उसे किसी पावरफुल इंसान के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। शायद वह हमारी बात को सही से समझा नहीं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी बहुमूल्य पोती को अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए राजी करना। अक्षय, क्या आप इस पर फिर से विचार क्यों नहीं करते? शायद आप नहीं जानते कि हमारे देश में क्या हो रहा है। रूपाली यहाँ सबसे कम उम्र की और सबसे होनहार स्टूडेंट है। क्या आप सच में उसे अपनी स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करने पर विचार नहीं करोगे? अक्षय पागल हो रहा था। जीज, आप सच में नासमझ हो। आप कुछ नहीं जानती है ना। उसने पृथ्वी को एक मनोरंजन मुस्कान के साथ देखा और कहा, आपको लगता है कि रूपाली सबसे अच्छी है, लेकिन उससे बेहतर कोई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं रूपाली को अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मैं जा रहा हूं। अगर आप रुकने की जिद करेगी तो इसके लिए मैं आप लोगों को सतर्क करने की कोशिश करूंगा। उसके कहे हर शब्द से पृथ्वी और रूपाली का चेहरा काला पड़ गया। अक्षय आगे बढ़ा और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बाहर से गेट लॉक था। अक्षय ने एक झटके से लॉक तोड़ दिया और बाहर निकल गया। पृथ्वी भी इस वक्त गुस्से में थे। आयशा की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। चैप्टर 59 बूढ़ी औरत। ये वही लड़की है जो रूपाली से बेहतर है। शर्मा परिवार के मेंबर इस वक्त बहुत गुस्से में थे। पृथ्वी भी उसकी तरह ही दिख रहा था। जब से उनका परिवार अमीरों और ताकतवर की रैंक में आया, तब से उनका इस तरह अपमान कभी नहीं हुआ था। लानत है, ये देखकर कि पृथ्वी गुस्से में है। आयशा तुरंत उसके पास गई और उसकी छाती थपथपाई। पृथ्वी गुस्से में थी, लेकिन उसे अब भी रूपाली पर तरस आ रहा था। रूपाली को परेशान देखकर उसने जल्दी से उसे दिलासा दिया। रूपाली, उस डॉक्टर की बात मत सुनो। तुम सबसे अच्छी हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाने के लिए और मेहनत करो, जिसे तुम उस अक्षय सिंह राठौर को दिखा सको कि तुमसे अच्छा और कोई मेडिकल फील्ड में लेडी नहीं है। पृथ्वी ने अक्षय की कही बातों की परवाह नहीं की। उसने सोचा कि देश में कोई फीमेल डॉक्टर नहीं थी जो रूपाली को पार कर सके। रूपाली मेडिकल फील्ड के साथ फाइटिंग नेशनल चैंपियन में 3 रैंक पर आने तक की योग्यता रखती है। जब अक्षय ने पृथ्वी की बातों से उसका खंडन किया, तो उसने केवल इस फैक्ट पर ध्यान दिया कि उसने उससे अंधा कहा था। उसने ध्यान से नहीं सुना और उसके सेंटेंस के बाद के हिस्से को याद किया। रूपाली खुद को मुस्कुराने के लिए नहीं ला सकी, क्योंकि उसने सब कुछ सुन लिया। लेस देन रुद्राक्षी। रुद्राक्षी कौन? ग्रेटर देन। कौन सी रुद्राक्षी?
रुद्राक्षी शर्मा ग्रेटर दैन। अचानक उसे याद आया कि अक्षय ने यहाँ आकर एक लड़की के साथ प्रैक्टिकल फील्ड में टाइम बिताया था। कहा जाता है कि अक्षय सिंह राठौर उसे अपना बॉस मानता है। वह पृथ्वी की तरह आशावादी महसूस नहीं करती थी। रुद्राक्षी ने कहा था कि उसने अक्षय को कई बार सिखाया है। उस समय उसने सोचा कि यह मजाक है, पर अब जब उसने सोचा कि रुद्राक्षी उससे कितनी बेहतर है, तो वह इतनी पागल हो गई कि उसने अपना निचला होठ काट लिया। इम्पॉसिबल था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। रुद्राक्षी उनसे बेहतर कैसे हो सकती है, वह इसके लायक नहीं थी। रूपाली बल्कि अक्षय को ये कहते सुन सकती है कि एक बाहरी व्यक्ति उससे ज्यादा होनहार था, लेकिन यह व्यक्ति रुद्राक्षी के अलावा कोई भी हो सकती है। वह परिवार की सबसे आउटस्टैंडिंग पसंद थी। उसे अपनी लाइमलाइट चुराने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। जब अक्षय दरवाजे से बाहर चला गया, उसने रुद्राक्षी और रुद्राक्ष को कॉरिडोर के कोने पर देखा। रुद्राक्षी, उसने हैरानी से देखा। अक्षय, रुद्राक्षी भी हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह माय डियर रुद्राक्षी, तुम भी यहाँ हो। वह रुद्राक्षी से आगे बात करने के लिए उसके पास गया। रुद्राक्ष की आंखें ठंडी हो गई। इससे पहले कि अक्षय रुद्राक्षी से बात कर पाता, रुद्राक्ष ने उसे एक तरफ खींच लिया। वे दोबारा कांटेक्ट में आए। रुद्राक्षी ने उसकी ओर देखा और सोचने लगी, रुद्राक्ष की इस हरकत का मतलब क्या है। हालांकि रुद्राक्ष ने उसे भौहें चढ़ाते हुए देखा। यह मेरी वाइफ है, रुद्राक्ष ने कोल्ड टोन में अक्षय को रुद्राक्षी की पहचान की याद दिलाते हुए कहा। वह रुद्राक्षी को यह भी याद दिला रहा था कि वह अब भी उसकी वाइफ है, इसलिए उसे देखना चाहिए कि वह क्या कर रही है। अक्षय ने सोचा कि वह समझ गया है कि रुद्राक्ष का क्या मतलब है। उसने एहसास का एक रूप दिखाया और कहा, ओह आई होप यू हैव ए लॉन्ग एंड ब्लिसफुल मैरिज। रुद्राक्षी अवाक थी। रुद्राक्ष की आंखें और भी ठंडी थी। उसने सोचा कि अक्षय उसका मजाक उड़ा रहा है। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, किसी ने उसकी दिशा में चिल्लाया, बास्टर्ड, ये पृथ्वी थी। रुद्राक्षी ने मुड़कर देखा और उसकी आंखों में सुस्ती तेज हो गई। इसके विपरीत अक्षय की आंखें जल उठी। वह पृथ्वी के पास दौड़ा, रुद्राक्षी को अपने साथ घसीटते हुए कहा, अरे नासमझ बूढ़ी औरत, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वह मास्टर माइंड क्वीन है, जो रूपाली से भी बेहतर है। अक्षय के मुंह से पृथ्वी को एक नासमझ बूढ़ी औरत कहते सुनना रुद्राक्षी को जोर से हंसाने के लिए काफी था। उसकी कुरकुरी हंसी चांदी की घंटी बजने जैसी सुखद ला रही थी। पृथ्वी के एक्सप्रेशन गुस्से से शर्मिंदगी में बदल गई। इस बीच अक्षय ने जो कहा था, उसे सुनने के बाद रूपाली और आयशा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी आंखें हैरानी और अविश्वास से भरी थी। उन्होंने रुद्राक्षी को चौंक कर देखा। ये वास्तव में वह थी। अक्षय जो लोगों के एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना जानता था। उसने यह नहीं देखा कि पृथ्वी कितनी नाराज थी। वह अभी भी उसे समझा रहा था, ये देखो बूढ़ी औरत वह यही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। रुद्राक्षी शर्मा, आपकी पोती उसकी तुलना में बहुत खराब है। रुद्राक्षी इतनी जोर से हंसी कि वह लगभग उलट गई। काफी देर बाद उसने आखिरकार हंसना बंद कर दिया और अपने एक्सप्रेशन में बदलाव करते हुए पृथ्वी को आलस्य से देखा। पृथ्वी गुस्से में थी, लेकिन वह गुस्से से ज्यादा हैरान महसूस कर रही थी। अपने पति की तरह वह इतनी गूंगी थी कि गुस्से के बावजूद बोलना भूल गई। वे ये देखकर हैरान रह गए कि अक्षय और रुद्राक्षी एक दूसरे से कितने परिचित हैं। 10 लाख वर्षों में कभी भी उन्होंने नहीं सोचा था कि अक्षय के बारे में बात कर रहे। रुद्राक्षी एक स्मार्ट स्टूडेंट है। रुद्राक्षी उसकी सबसे बड़ी पोती है। ये कैसे मुमकिन हुआ? रुद्राक्षी के शब्दों को याद करते हुए पृथ्वी को शर्म की जलती हुई भावना महसूस हुई। अगर रुद्राक्षी सच में रूपाली से ज्यादा मजबूत है, तो क्या उसके पास नेशनल फाइटिंग कंपटीशन के मिक्सड जेडर डिवीजन में जीतने का मौका है? रूपाली और आयशा ने पहले ही पृथ्वी के हाव भाव में बदलाव नोटिस कर लिया था। पृथ्वी के विचारों को भांपते हुए रूपाली इतनी गुस्से में थी
कि उसने अपने दांत पीस लिए और अपने कपड़े के हेम को पकड़ लिया। रुद्राक्षी शर्मा। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी का नाम पुकारा और रुद्राक्षी ने देखा कि इस समय रुद्राक्ष के विचार कुछ और थे। आखिर उसकी पत्नी की अपनी ही फैमिली से इतनी दुश्मनी क्यों है, और उसके सामने खड़ा इंसान उसकी पत्नी को ऐसे कैसे खींच सकता है। रुद्राक्ष ने अपने ख्यालों को झटकते हुए रुद्राक्षी को खींचा और कहा, क्या तुम उन सभी को अलविदा नहीं कहना चाहती? वह हमारा वेट कर रहे होंगे। इतना कह रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को खींच लिया। उसे रुद्राक्ष को देखकर याद आया कि अक्षय उसके पास गया तो उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। वो पृथ्वी पर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह उनके पास से गई। पृथ्वी को होश आया और एक टोन में चिल्लाए, 1 मिनट रुको। लेकिन रुद्राक्षी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रुद्राक्ष भी अच्छे से समझ गया था कि उसकी लिटिल वाइफ को अपनी फैमिली से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसने रुद्राक्षी को लिफ्ट में खींच लिया। चैप्टर 60 रुद्राक्ष की बेपरवाह हंसी की गड़गड़ाहट। रुद्राक्षी डर की वजह से रुद्राक्ष को बाहों में भरकर कांप रही थी। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रुद्राक्ष रुद्राक्षी को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, सुनो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम डरो मत, थोड़ी देर में कोई हमारी मदद के लिए आता होगा। लेकिन रुद्राक्षी रुद्राक्ष की जैसे बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही थी। वह डरते हुए कहती है, वो लोग बहुत गंदे हैं, वो मुझे मार डालेंगे, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूं। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष की आंखें सर्द हो जाती है। वह रुद्राक्षी के बालों को सहलाकर कहता है, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो रुद्राक्ष वंसल की पत्नी को कुछ कर सके। तभी अचानक उस अंधेरी जगह पर उजाला छा जाता है। रुद्राक्ष उस ओर अपनी नजरें घुमाकर देखता है और गुस्से से अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, पता करो लिफ्ट कैसे खराब हुई। आकाश सिर हिलाकर कहता है, यस बॉस, 10 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। रुद्राक्ष रुद्राक्षी को बाहों में उठाकर वहां से सीधे वो कार में लेकर अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है। उस अपार्टमेंट में शौर्य, जो पहले डॉक्टर को वहां देखकर चौंक गया था, अब रुद्राक्षी को रुद्राक्ष की बाहों में देखकर चौंक जाता है। वहीं नकुल विकी काफी देर से इंतजार कर रहे थे। आखिर इस अपार्टमेंट में डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ गई? रुद्राक्ष खुद एक डॉक्टर है, उसके साथ रुद्राक्षी भी। वही रुद्राक्ष रुद्राक्षी को अपने रूम में लेता कर कहता है, क्या मैंने तुम लोगों को फीमेल डॉक्टर लाने की नहीं कहा था? रुद्राक्ष की बात सुनकर नकुल कहता है, बॉस दोनों तरह के डॉक्टर है, आप रिलैक्स हो जाए। लेडीज डॉक्टर आगे आकर रुद्राक्षी को चेक करती है और कुछ मेडिसिन देकर चली जाती है। उसके जाते ही एक मेल डॉक्टर सामने आता है। रुद्राक्ष उस डॉक्टर को अपने साथ दूसरे रूम में ले जाता है। साइकेस्ट्रिक आदर्श नाम का एक व्यक्ति था। डॉक्टर आदर्श चिंतित दिखे, क्या तुमने उस लड़की को फिर अपनी आंखों के सामने देखा? रुद्राक्ष पलंग के पास झुक गया और बोला, चलो शुरू करते हैं। ये देखकर कि वह और ज्यादा करने को तैयार नहीं था, डॉक्टर आदर्श ने एक असहाय आह भरी, मैं तुम्हारा साइकियाट्रिस्ट नहीं हूं, मैं आपका स्टूडेंट हूं। रुद्राक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, मुझे हिप्नोटाइज करो। आदर्श ने एक बार शौर्य और नकुल विकी की तरफ देखा और अपना सिर न में हिला दिया। डॉक्टर आदर्श के पास अपने गुरु को हिप्नोटाइज करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। रुद्राक्ष को अपने शिष्य पर पूरा भरोसा नहीं था। सही कहूं तो वह किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए अपने शिष्य का हिप्नोटाइज बहुत कम समय तक ही चलता था। आज लिफ्ट में रुद्राक्षी को ऐसे अपनी बाहों में डरते झपकते हुए बार बार मदद की बोलना उसको बेचैन कर गई। इससे वे यादें वापस आ गई जिन्हें वह हिप्नोटाइज की मदद से भूल गया था। आदर्श ने रुद्राक्ष को हिप्नोटाइज करना शुरू किया। 3 घंटे बाद रुद्राक्ष और शौर्य लगभग 3 फीट की दूरी पर बैठे थे। तुमको वह सब फिर से याद क्यों आने लगा? क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जो उसके जैसा था? नहीं, रुद्राक्ष ने सिर हिलाया, कुछ ऐसा नहीं है। ये कहते हुए
रुद्राक्ष ने अपनी नजर अपने रूम की ओर डाली जिसका दरवाजा अभी बंद था। शौर्य ने रुद्राक्ष की आंखों का पीछा किया और कहा, वो अभी तक सो रही है। लगता है बहुत ज्यादा डर गई थी। शौर्य की बात सुनकर रुद्राक्ष की आंखें गहरी हो गई। उसे हिम्मोफोबिया है, उसने कहा। शौर्य रुद्राक्ष की बात सुनकर कहता है, वॉट, क्या बकवास है, वो इतनी देर तक कैसे सो सकती है? क्या तुम सियो हो? जिस पर रुद्राक्ष कहता है, हाँ मैं सियो हूँ, वह कई दिनों बाद सोती है। मैंने खुद उसका चेकअप किया था और उसे अपने इलाज के लिए अपने पास आने को भी कहा था, लेकिन शायद मैं उसे पसंद नहीं आया, इसलिए वह मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं आई। ओ, शौर्य ने सोचते हुए कहा, तभी तुम्हारी लिटिल वाइफ मेडिकल कैंप में उस दिन इतनी देर सोई। जिस पर रुद्राक्ष शौर्य को अपनी भौहें ऊपर करते हुए घूरता है। शौर्य खुद को ऐसे घूरते हुए देखता है तो अपनी बात को बदलते हुए अपने चेहरे पर सीरियसनेस लाते हुए कहता है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। रुद्राक्ष, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी ये बेचैनी तड़प सिर्फ तुम्हारे दिल में मौजूद व्यक्ति द्वारा ठीक की जा सकती है? रुद्राक्ष ने अपनी मुट्ठी बांध ली। आमतौर पर शांत रहने वाली उसकी आंखों में पहली बार घबराहट झलक रही थी। उसकी तलाश मत करो। क्या तुम सच में वेकेन की तलाश नहीं करने जा रहे हो? रुद्राक्ष की आंखों में दर्द के निशान थे। हाँ, तो क्या हुआ? अगर वह उसे ढूंढ लेता है, वह उसे उसकी करेंट स्टेट में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। और अभी इसी वक्त सेवेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ढूंढना जरूरी है। जिस पर शौर्य कहता है, लेकिन वेकेन उस सेवेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कनेक्टेड है, तुम ये मत बोलो। तभी रुद्राक्ष के रूम से गिरने की आवाज आती है। दोनों को समझ आ जाता है कि रुद्राक्षी जाग चुकी है। दोनों एक साथ रूम का दरवाजा खोल अंदर जाते हैं। रुद्राक्ष पहले घूरकर शौर्य की तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है। शौर्य भी अपनी गलती जल्दी समझ जाता है। वह गेट का लॉक छोड़कर बाहर निकलते हुए अपने दांत दिखाते हुए कहता है, हैव ए गुड डे, और वहां से इतनी जल्दी बाहर जाता है जैसे वह शेर के मुंह में हाथ डालकर आया है। रुद्राक्ष बेड की तरफ देखता है तो पाता है कि रुद्राक्षी उसी को घूर कर देख रही है। ये देखकर वह अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए कहता है, क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो? मुझे लगता है तुम्हें कुछ खाना चाहिए। वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तुम्हें इतना डरना नहीं चाहिए। इतना कह वह रुद्राक्षी को बोलने का मौका न देते हुए आकाश को बुलाता है। आकाश खाना लेकर आया था। वह दोनों को ग्रिट करते हुए कहता है, बॉस, ये रही उस एक्सीडेंट की क्लिप। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, ये किसी की गई शरारत नहीं थी। रुद्राक्षी कंफ्यूज होकर रुद्राक्ष को देख रही थी। आखिर वह क्यों इतना एक्सप्लेन दे रहा है, जबकि उसने तो कुछ पूछा ही नहीं है। इसलिए रुद्राक्षी सीधे रुद्राक्ष से ये सवाल पूछ लेती है, जिसे सुनकर रुद्राक्ष कहता है, क्योंकि तुम लिफ्ट में बहुत डर गई थी और बार बार यही कह रही थी, तुम्हें वह लोग मार डालेंगे, मुझे बचा लो। इस समय आकाश भी अपने बॉस को पहली बार इतना बोलते हुए और फिक्र करते हुए देख रहा था। उसे ये बॉस काफी पसंद आ रहा था। वह उनके मोमेंट को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह वहां से चला गया। वही रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और उसे खाना खिलाकर उसने जबरदस्ती थेरेपी दी, जिसे वह शांत होकर फिर से सो सके। रुद्राक्षी के सोते ही रुद्राक्ष का चेहरा सर्द हो गया और अचानक उसने बेपरवाह हंसी की एक गलगाहट निकाली। आखिर क्या है रुद्राक्ष का ये बदला हुआ रूप की हकीकत? थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।